मैंने तो कब भेजे हुए हैं, 1 मिनट रुको। नहीं नहीं, मेरे बच्चे भेजे, 1 मिनट रुको। ये नेटवर्क स्लो चल रहा है क्या आज? मैंने तो कब के भेज दिए नोट्स, एक बार दोबारा भेज देती हूँ, रुको। ये अर्चने इसलिए आ रही हैं क्योंकि नलायको तुम दिल से क्लास नहीं ले रहे। इसको लगता है मैं सुन रही हूं। चलो। अच्छा मेरे बच्चे, रिपीट कर रही हूँ रजे, मैं रिपीट कर रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ। एसबीसी का मेरे बच्चे आपका टेस्ट है 18 को। इधर सुन लो ध्यान से, एसबीसी का टेस्ट 18, 18 कब बनती है? मंडे बनती है ना 18, ऑनलाइन ही यहाँ 18 को। कल की आपकी छुट्टी है, प्रिपेयर कर लो टेस्ट को, समझ नहीं। और मेरे बच्चे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, रिवीजन क्लास एट एनी कॉस्ट मिस नहीं करो। रिवीजन और राइटिंग एट एनी कॉस्ट। मैं कह रही हूँ दुनिया इधर उधर की उधर हो जाए, जब तक तुम ये ना हो ना कि अगर क्लास में गया तो मैं मर जाऊंगा, तब तक क्लास मिस नहीं करनी। समझ रहे हो बात को? बुखार आओ क्लास में, समझ रहे, पेट दर्द आओ, दिमाग दर्द आओ, क्लास में आओ मेरे बच्चे। चाहे अगर सपोज क्लास में नहीं आ रहे, अगर आ सकते हो तो आओ, नहीं आ रहे तो एटलीस्ट लाइव तो टिक के जरूर देखो। रिवीजन और राइटिंग एट एनी कॉस्ट मिस नहीं करनी। 30 दिन बाद यू विल सी द डिफरेंस। अब इधर देखिए मेरे बच्चे, 18 को टेस्ट है यानी परसों। आज और कल आप पूरा पढ़ लेना मेरे बच्चे, ठीक है? चैप्टर्स 5 चैप्टर्स होंगे, आई विल इंटीमेट यू, ओके मेरे बच्चे? और जो टेस्ट नहीं देगा वो रिवीजन क्लास में नहीं आ पाएगा, स्पेशली ये नए वाले जो बच्चे हैं, समझ गए? जो टेस्ट नहीं देगा वो रिवीजन क्लास में नहीं आ पाएगा। ये हाँ, ये नए वाले, आप भी आते हो ना उसमें। ये आराम से चिल बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं इन्हीं का ही तो है। नलायको सबका है। मैं तभी कहूँ यार, इनका कोई रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा? इनको सारा कुछ आता है क्या? इनको ये लग रहा है हम मैं क्या भी बोलूं। चलो अभी बता दूंगी, अभी थोड़ा सा पढ़ लें। इधर देखिए मेरे बच्चे, आप डिबेंचर इशू करोगे। बच्चे आवाज नहीं। आप यू नो मुक्कू की कंपनी, मुक्कू की कंपनी का नाम रिलायंस। अब रिलायंस राजे डिबेंचर इशू करिए। रिलायंस क्या करिए मेरे बच्चे? डिबेंचर इशू करिए। क्या जन्मों जन्मों के लिए डिबेंचर इशू करेगी या कुछ टाइम होगा राजे? वो टाइम है राजे 10 साल। कितना साल?
10 years. देखो, a company may issue secured debentures for a period of, अब जैसे अगर आपको याद हो प्रेफरेंस शेयर में भी 20-30 था, 20 मेरे बच्चे किसके लिए था, नॉर्मल कंपनी के लिए, और 30 किसके लिए था, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए। यहाँ 10 और 30 है, यहाँ कितना रहे, 10 और 30। 10 किसके लिए है मेरे बच्चे, 10 आपकी नॉर्मल कंपनीज के लिए, और 30 किसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के लिए। ध्यान से देखिए, कंपनीज इंगेज्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट नॉन फंड एनबीएफसीज, और रजे कंपनीज जो कि आपकी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री बताएगी, उन कंपनी को डिबेंचर 10 साल का इशू करना है या वो 30 साल तक लेके जा सकती है। अच्छा, वीजी स्टडी हब है, वीजी स्टडी हब डिबेंचर इशू करना हो कितने का करेगी, मोकू की कंपनी है, डिबेंचर इशू करना हो कितने का करेगी, पर हमने स्टार्ट किया है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को लोन देना, तो हम कितने का, मेरे बच्चे आप भूल रहे हो रजे, आपको अगर याद हो एसबीसी में मैंने पढ़ाया था इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज, वो कंपनीज जो इंफ्रास्ट्रक्चर को रजे फाइनेंस करती हैं, राइट, उनके लिए भी कितना है 30। देखो, जो खुद इंफ्रा में है उसके लिए भी 30 है, जो इंफ्रा को सपोर्ट करती है कंपनी उसके लिए भी 30 है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर एनबीएफसी है उसके लिए भी 30 है, और कोई दूसरी कंपनी जो गवर्नमेंट, जो मतलब गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी उसके लिए भी कितनी है रजे लिमिट, कितनी लिमिट है मेरे बच्चे, यहां तक ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत रजे, ये पेज ओके है पक्का पक्का। अब आता है डिबेंचर ट्रस्टी। जब हम बच्चे डिबेंचर की बात करते हैं ना, तो इसमें दो टॉपिक्स बहुत मेन होते हैं, एक तो रजी आपका डिबेंचर ट्रस्टी वाला टॉपिक, और एक डीआरआर और डीआरआई। अच्छा, सुना है तुमने डीआरआर डीआरआर सुना है, कैसा लगता है, मुश्किल लगता है, इजी लगता है, कुछ है ही नहीं एक्चुअली इसमें, हमने राइट, इसमें आपको एक चार्ट बनवा दूंगी इसमें, और बस वो मतलब चार्ट पूरा, क्योंकि हमारी बुक में ना जब हम डायरेक्ट पढ़ते हैं तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड दे रखा है, वो भाई सब समझ ही नहीं आता पढ़ने से क्या दे रखा है, बट मैं आपको इसका एक चार्ट बनवा दूंगी, बहुत सिंपल प्रोविजन है, और डिबेंचर ट्रस्टी का भी बस आपको सुनना है, कुछ समझने वाला नहीं है, मतलब कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंटरप्रिटेशन नहीं है, एक नॉर्मल चीज है। जब मेरे बच्चे हम डिबेंचर ट्रस्टी की बात करते हैं तो कब अपॉइंट करना है, इधर देखिए एक बार मैं दोबारा से बता रही हूँ, सारे सुनेंगे। जब राजी हम सिक्योर डिबेंचर इशू कर रहे हैं तब हमें हर केस में डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना है। जब रजे पब्लिक ऑफर लेकर आ रहे हैं तब हर केस में डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना है। जब आप अपने मेंबर को डिबेंचर दे रहे हो, आप क्या कर रहे हो, अपने मेंबर को डिबेंचर दे रहे हो, और वो मेंबर आपके कितने से ज्यादा है राजे, 500 से ज्यादा है, वो मेंबर कितने से ज्यादा है, 500 से। इन तीनों केस में मतलब मेरे बच्चे आप पब्लिक ऑफर दे रहे हो डिबेंचर्स का, नहीं नहीं मेरे बच्चे इधर देखो, आप पब्लिक ऑफर दे रहे हो डिबेंचर्स का, तो आपके पास पब्लिक से डील कर रहे हो, मतलब आप येस और नो, मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट 200 से ज्यादा पब्लिक से डील कर रहे हो, पब्लिक का पैसा आ रहा है राजे आपके पास, उस केस में डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट होगा क्योंकि पब्लिक का पैसा है। और तीसरा मेरे बच्चे, जब आप अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स को ही दे रहे हो और वो मेंबर्स 500 से ज्यादा है, तो भी राजे क्या अपॉइंट होगा, डिबेंचर ट्रस्टी। क्या अपॉइंट होगा राजे, डिबेंचर ट्रस्टी। एक हेडिंग डालिए अपनी नोटबुक में, अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, या रजना आप ना स्टिकी नोट्स लेके आया करो, स्टिकी नोट्स, वो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, ये वहीं पेस्ट ऐसे कर वहीं पेस्ट कर लिया और रिवाइज कर लिया, बजाय कि कॉपियों में लिखने से, नोट्स में, हाँ आप लोग तो नोट्स में पेस्ट कर लो। ये लिखो 3 बार, मतलब 3 जगह डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना है राजी, कहाँ, कितनी जगह, कितनी जगह मेरे बच्चे, पहला जब आप सिक्योर्ड इशू कर रहे हो, जब आप पब्लिक ऑफर के लिए जा रहे हो, जब आप अपने एग्जिस्टिंग मेंबर को दे रहे हो, मतलब कितने से ज्यादा है राजे, 500 से ज्यादा है। नहीं नहीं बच्चे, वो मेंबर है, वो मेंबर, एग्जिस्टिंग मेंबर, हाँ 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 जी हाँ जी हाँ जी। वाओ, ये क्या है बच्चे, इस पे लिखोगे नलायक, इस पे एक लाइन भी पूरी, हाँ हाँ हाँ, इससे भी बड़े आते हैं, हाँ हाँ, लाइनों वाले भी आते हैं यार, महंगे आते हैं बहुत यार स्टिकी नोट्स, ये स्टिकी नोट्स। अच्छा, तो ये तुमने खरीदी नहीं, हाँ हाँ ये वाले इससे भी बड़े इससे बड़े आते हैं, दिखाना कितने हैं ये, इससे भी बड़े आते हैं, बस है लिखो, इसको घर पे बना रखे नालायक लिखिए रजे। नहीं नहीं मेरे बच्चे, मेरा चार्ट वो मैंने आपको नॉर्मली वैसे भेजा था कि देख लो, वो बच्चे का चार्ट अच्छा था।
पता नहीं कौन था। चलिए अच्छे, साक्षी कौन? नहीं नहीं, हमारे में से नहीं था कोई, मेरे बच्चे वो नॉर्मली जो रिवीजन राइटिंग क्लास के बच्चे वो थे। हाँ जी, लिख लिया, आ जाइए, चलिए आगे। नींद आ रही है? ये रितिका नहीं सोती रात को, जब देखो ये यौन कर रही होती, जब भाई साहब। जल्दी लिखो यार। अच्छा यहां तक ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब इधर देखो, अब सपोज मेरे बच्चे, मैं यही सोच के चल रही हूँ कि हमारे सिक्योर डिबेंचर है और हमने डिबेंचर ट्रस्टी क्या कर लिया रजे, अपॉइंट कर लिया है। अब जब आपने डिबेंचर ट्रस्टी, देखो अब मैंने क्या किया, मुक्कू को पता है, मुक्कू मेरा उसकी कंपनी में 50% स्टेक है। कितना स्टेक है? 50%, मतलब 50% शेयर होल्डिंग रिलायंस की मैं होल्ड करती हूँ। मुझे बताओ क्या मुक्कू एज अ डिबेंचर ट्रस्टी मुझे अपॉइंट कर सकता है? एज अ डिबेंचर ट्रस्टी मुझे अपॉइंट कर सकता है? यस और नो? क्या मेरी सिस्टर को अपॉइंट कर सकता है? नो, ऑब्वियसली नो। मतलब तुम्हें नहीं लगता कि डिबेंचर ट्रस्टी कौन बन सकता है, इसकी भी कुछ क्वालिफिकेशंस और डिस्क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। अगर ऐसे तो फिर गलत बात हो जाएगी ना। सपोज अब मैं मुकू की कंपनी का 50% मेरे पास है, अब मुझे पता लगा कि रिलायंस कुछ गड़बड़ कर रही है डिबेंचर से लेके, अगर मैंने ये बाहर बात डिस्क्लोज की तो रिलायंस का शेयर नीचे आ जाएगा, तो लॉस तो मुझे भी होगा ना, हाँ या ना मेरे बच्चे? तो मैं वो बात डिस्क्लोज ही नहीं करूंगी, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो जैसे अगर आपको पता हो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वैसे भी राजे डिबेंचर ट्रस्टी भी तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हाँ या ना? हाँ या ना? बिल्कुल। इधर देखिए रजे, जब हम बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन की, जब हम किसकी बात करते हैं रजे, डिस्क्वालिफिकेशन की, पहला देखिए, पहली क्या है, होल्ड शेयर इन द कंपनी। होल्ड शेयर इन द कंपनी, भाई वो जो बंदा है वो आपकी कंपनी में शेयर होल्ड करता है, चाहे एक ही शेयर क्यों ना हो, मतलब वो क्या करता है रजी, आपकी कंपनी में शेयर होल्ड करता है। ध्यान से, अब वैसे ये तो बहुत इनसिग्निफिकेंट बात है, अगर मेरे पास रिलायंस का एक शेयर हो तो कोई इतना बड़ा फर्क पड़ेगा भी नहीं, वैसे ही क्या एक शेयर में तो क्या ही हो जाएगा, यस और नो? मतलब वो तो बताते हुए भी शर्म आएगी कि मेरे पास एक शेयर है, यस और नो? ऑब्वियसली एक शेयर रिलायंस का, एक शेयर यस बैंक का 10 रुपए, एक शेयर है 15 रुपए का। इधर देखो, तो मेरे बच्चे अगर आप सपोज ये बंदा है, ठीक है, अगर ये इसको डिबेंचर ट्रस्टी बनना है तो सबसे पहला, सपोज इसे रिलायंस का डिबेंचर ट्रस्टी बनना है, किसका ट्रस्टी बनना है रचे, रिलायंस का, तो अगर ये रिलायंस का मेंबर है तो डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता। अगर ये बंदा रिलायंस का मेंबर है तो क्या ये डिबेंचर ट्रस्टी बन सकता है? नहीं, बायसनेस आ जाएगी। अच्छा, अगर ये रिलायंस का प्रमोटर है तो क्या मुक्कू खुद डिबेंचर ट्रस्टी बन सकता है? क्या ये रिलायंस का डायरेक्टर है तो? रिलायंस का केएमपी है तो? अरे यार नलायको, ऊपर मेंबर तक को तो बना कर दिया, प्रमोटर को हाँ करेंगे? बताओ कैसी बात हो जाएगी, हिपोक्रेसी की भी तो कोई सीमा होती है, हाँ या ना? ऊपर मेंबर को तो तुम मना कर रहे हो, नीचे का एमपी को कह रहे हो बन जा, मतलब तो उसकी तो कोई सेंस ही नहीं है मेरे बच्चे, ध्यान से देखो, नॉनसेंस, बिल्कुल नॉनसेंस। इधर देखिए, इधर इधर प्रमोटर, डायरेक्टर, केएमपी, अदर ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ, ये क्या है? कैश मतलब कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी, होल्डिंग। कंपनी की डेफिनेशन का सेक्शन, एसोसिएट की, सब्सिडरी की, होल्डिंग की। मतलब मेरे बच्चे, अगर मैं कंपनी का, होल्डिंग का, सब्सिडरी का, एसोसिएट का, प्रमोटर हूं, केएमपी हूं, डायरेक्टर हूं, ऑफिसर हूं, एम्प्लॉय हूं, तो मैं डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता, यू नो? समझ आ गया आप लोगों को? अगला क्या देखिए मेरे बच्चे, ध्यान से देखिए, अगर मेरे को कंपनी से पैसा लेना है, मेरे को क्या करना है रजे, कंपनी से पैसा लेना है, मैं कंपनी का क्रेडिटर हूं, मैं कंपनी का क्या हूं, क्रेडिटर। मैंने मुक्कू को 5 करोड़ दिए हुए थे, मैंने मुक्कू को क्या दिए हुए थे, 5 करोड़, मेरे को मुक्कू से 5 करोड़ वापस लेने थे। अब मैं मुक्कू की कंपनी की डिबेंचर ट्रस्टी बन गई। अब मेरे को एक बात पता चली कि षड्यंत्र रच रहा था मुक्कू, तो मैंने कहा कि मैं जाके बता रही हूँ सब डिबेंचर होल्डर को। मुझे बोलता बता दे, तेरे 5 करोड़ देने हैं ना, कंपनी डूब जाएगी, कौन से 5 करोड़? मैंने कहा चलो रहने दो सर, फिर नहीं बताते। इधर देखो, मतलब क्या क्या बायसनेस नहीं आ जाएगी रजे? तो मतलब पहला तो ना तुम उसके मेंबर होने चाहिए रजे, दूसरा ना तुम उसके डायरेक्टर होने चाहिए, केएमपी होने चाहिए, प्रमोटर होने चाहिए, ऑफिसर होने चाहिए, एम्प्लॉय होने चाहिए, किसके, कंपनी के, एसोसिएट के, सब्सिडरी के, होल्डिंग के, ना तो तुम रजे क्रेडिटर होने चाहिए। वो क्या रखा है देखिए मेरे बच्चे, एंटाइटल टू मनी पेड बाय, फिर रुक गई क्लास, क्या हो रहा है आज?
एंटाइटल टू मनी पेड बाय द कंपनी अदरवाइज बाय रेम्युनरेशन पेबल टू, आपके मतलब कि अगर रेम्युनरेशन पे कर रहे हो वहां भी तो उसका इंटरेस्ट है, बट वो इंटरेस्ट रहे चल जाएगा। जरा अपने फोन से लिंक चला के देखना, क्लास चल रही है। नहीं नहीं मेरे बच्चे, डिबेंचर ट्रस्टी पर देखो क्या लिखा है, रेम्युनरेशन टू डीटी रजे, रेम्युनरेशन टू डीटी मेरे बच्चे, हो रहा है ना। चलो बंद कर दो, बंद कर दो। इधर देखो यहाँ पे लाइव चैट शो नहीं हो रही, बफरिंग हो रही है आज, इतनी ज्यादा कैसे हो गई। तो फिर नालायक आ जाए करो ना फेस टू फेस। इधर देखो, इधर देखो, इंडेटेड टू कैश, इंडेटेड का मतलब क्या होता है रजे? इंडेटेड का मतलब लोन दे रखा है, लोन ले रखा है, लोन ले रखा है कंपनी से। इंडेटेड टू कैश, क्या बात करो, इंडेटेड का मतलब क्या होता है? इंडेटेड, हाँ तो वही तो मतलब हमने उसे पैसे दे रखा है, उससे पैसा ले रखा है राजे। ध्यान से देखो, इंडेटेड टू कंपनी का मतलब क्या है? मैं कंपनी का इंडेट हूं, मतलब मेरे बच्चे मेरे को कंपनी को पैसा देना है राजे। अगर आप कंपनी के डेटर हो, अगर आप कंपनी के क्या हो? डेटर हो। अब सपोज मेरे को मुक्कू को 50 रुपए देने थे, कितने रुपए देने थे? 50। वड़ा पाव आता है ना वहां 50 रुपए, तो मैं डिबेंचर ट्रस्टी थी मुक्कू की। अब मैंने मुक्कू का ये बात मैं बाहर बता दूंगी, मुक्कू कहता तूने मेरे कितने रुपए देने हैं? मैंने कहा 50। कहता मुझे ना दियो, अपना मुंह बंद रख। मैंने कहा ठीक है। क्या पॉसिबल है ऐसा? बिल्कुल पॉसिबल है। अभी तो अगर एक इंसान को 50,000 करोड़ रुपए देने हैं और मुकू कह रहा है ये पैसे मत दे, बस अपना मुंह बंद रख, ऑब्वियसली भाई मैं तो पूरा मौन वर्ती रख लूं पूरी जिंदगी, हाँ या ना। इधर देखो, अगला क्या है? गारंटी ऑफ प्रिंसिपल डेट, कि आपने मेरे बच्चे गारंटी ना दी हो, आपने गारंटी भी ना दी हो। अगला क्या है? हैज पेक्यूनरी रिलेशनशिप विद द कंपनी, पेक्यूनरी मतलब मनी से रिलेटेड। ध्यान से देखिए, अगर सपोज अगर हम बात करें रिलायंस की टर्नओवर है राजे 100 करोड़, और मेरे बच्चे इनकम है आपकी रिलायंस की 50 करोड़, ठीक है। तो वो कह रहा है कि कितना आपका पेक्यूनर रिलेशनशिप चल सकता है? वो कह रहा है 2% और मोर ऑफ ग्रोस टर्नओवर, मतलब इसका 2% कितना आएगा मुझे? 2 करोड़। 2% ऑफ टोटल इनकम 1 करोड़, और 50 लाख, विच एवर इज, मतलब मेरे बच्चे अगर 50 लाख तक है तो चलेगा, अगर उससे ऊपर आपका कंपनी के साथ मॉनेटरी रिलेशनशिप है तो आप डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकते। ध्यान से रजे, यहां आपने हायर नहीं देखना, यहां कितना देखना है? लोअर। मतलब अगर कह दूं कि मैक्सिमम 50 लाख तक आप मॉनेटरी रिलेशनशिप रख सकते हो, क्योंकि लोअर है ना, मैक्सिमम 50 लाख तक मॉनेटरी रिलेशनशिप क्या कर सकते हो? रख सकते हो। यहां तक ठीक है। उसके बाद रजे, अगर आप प्रमोटर के, डायरेक्टर के, केएमपी के रिलेटिव हो, रिलेटिव का सेक्शन याद है? 77 रजे, 2 क्लॉज 77 था, 2 क्लॉज 77 था। एक बार मेरे बच्चे याद करें इसको। अच्छा अच्छा फटाफट से, क्या हर कंपनी को डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना है? जो कंपनी सिक्योर डिबेंचर इशू कर रही है उसे अपॉइंट करना है, पब्लिक इशू ला रही है उसे अपॉइंट करना है, अपने मेंबर को दे रही है जो 500 से ज्यादा है उसे अपॉइंट। क्या डीटी की कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस होंगी? पहली, भाई वो मेंबर है, लो कर लो बात। दूसरी, वो केएमपी है, एम्प्लॉय है, ऑफिसर है, और प्रमोटर है। किसका? कैश का। किसका? कैश का। वो क्रेडिटर है कंपनी का, भाई पागल हो गए हो क्या? वो कंपनी का डेटर है। हाँ, ये बातें तो कुछ नहीं हुई। वो प्रमोटर का और केएमपी का रिलेटिव है, निकल यहां से। गारंटी दे रखी है, कोई मतलब नहीं है। मॉनिटरी रिलेशनशिप है। मॉनिटरी रिलेशनशिप कितना? 1 रुपए का। हाय हाय, कुछ नहीं सुना मेरे को। ओहो क्या बात है। देखो, 2% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर, या 2% ऑफ टोटल इनकम, या 50 करोड़, विच एवर इज हाइयर। लास्ट 10 सालों में, दोस्त लास्ट, यहां तक ठीक है, याद हो गया। आ जाइए रितिका, आओ आओ मेरे बच्चे फटाफट। नहीं नहीं मेरे बच्चे यार ऐसे नहीं, आओ फटाफट फटाफट। देखो आज वैसी क्लास बहुत रुक रही है, आ जाओ जल्दी आओ। हाँ रुक रही है, नलायक, मैं बता रही हूँ। दिल, हाँ जी मेरे बच्चे, डिस्क्वालिफिकेशंस बतानी है डिबेंचर ट्रस्टी की, समझ गए? ये स्टेज इज ऑल योर्स। पास रख लीजिए।
डिवेंचर ट्रस्टी मेंबर नहीं होना चाहिए कंपनी का, और प्रोमोटर नहीं होना चाहिए, केएमपी में नहीं होना चाहिए, और कैश कैश में नहीं आना चाहिए। कैश में नलायक, केएमपी नहीं होना चाहिए, प्रमोटर प्रोमोटर नहीं होना चाहिए, ऑफिसर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कैश का मतलब कंपनी कैश का का, होल्डिंग का कैश में नहीं आना चाहिए। हाँ आगे। कैश का। और उसका उसका मॉनिटरी रिलेशन 2 करोड़ ग्रोस टर्नओवर, 2% उसका टोटल इनकम का, और 50 लाख विच एवर इज लोअर, दो साल के अंदर अंदर का, पिछले 2 सालों का। और उसका क्या नाम है, कोई भी डेटर रिलेशन नहीं होना चाहिए, क्रेडिटर रिलेशन नहीं होना चाहिए, और केएमपी और डायरेक्टर मेंबर इन सब का रिलेटिव पर्सन नहीं होना चाहिए। हाँ, और गारंटी नहीं देनी चाहिए उसकी बैंक। ओके, सुना दी इसने? एक बार मैं सुना दूं? क्या तुम मेरी मधुर आवाज में सुनना चाहोगे? नहीं नलायक, नहीं सुनना पड़ेगा तुम्हें। इधर देखो मेरे बच्चे, वो है वो कौन है कौन वो? डिबेंचर ट्रस्टी। क्या वो हमारी कंपनी में शेयर होल्डर हो सकता है? क्या हमारी कैश में, क्या बोलने तो दो, केएमपी, प्रमोटर, डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय हो सकता है क्या वो? हमारा क्रेडिटर हो सकता है, डेटर हो सकता है, हमारा गारंटी दे सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, रिश्तेदार। अरे हो गया, नहीं ना, नहीं तो बोल दिया, रिश्तेदार हो सकता है। अच्छा डीम्ड रिश्तेदार, डीम्ड तो चली जाएगा, डीम्ड तो चली जाएगा। अगर आपको पता हो सेक्शन 2 क्लॉज 77 में रजे आते हैं, जो आते हैं वही हैं, जो नहीं आते वो नहीं है, बस। अब इधर देखो मेरे बच्चे, उसका क्या रिश्ता नहीं होना चाहिए कंपनी से? पैसों का। कितने पैसों का? 2% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर, 2% ऑफ टोटल इनकम, 50 लाख। लास्ट डिस्क्वालिफिकेशन लर्न हो गई। ये सवाल मैं तुमसे पूछूंगी आधे घंटे बाद। ये YouTube वाले बच्चों, YouTube वाले बच्चों, तुम्हें कुछ समझ आ रहा है या नहीं? नेहा यही सुनते हैं सुबह शाम। हाँ तो सुननी पड़ेगी, हद हो गई है यार। सेक्शन रूल शेयर कैपिटल है। इधर देखिए, आप मेरे को बताओ मेरे बच्चे, अगर सब मेरे बच्चे ध्यान से, जब मैं सिक्योर्ड की बात कर रही हूँ राजू, जब मैं सिक्योर्ड डिबेंचर की बात कर रही हूँ, जब आप लेटर ऑफ ऑफर दोगे, जब आप प्रोस्पेक्टस दोगे, क्या उसमें अपने डिबेंचर ट्रस्टी का नाम लिखोगे? नहीं लिखोगे। अगर आपको याद हो मेरे बच्चे, आप अपने इशू हाउस का भी नाम लिखते हैं, अपने अंडर का भी नाम लिखते हैं प्रोस्पेक्टस में। तो जब मेरे बच्चे डिबेंचर्स पे बात आएगी, जब बात आएगी डिबेंचर्स पे, बात किस पे आएगी? बात आएगी डिबेंचर्स पे। तो क्या रजे डिबेंचर ट्रस्टी का नाम जाएगा? डिवेंचर ट्रस्टी का नाम जाएगा, बिल्कुल जाएगा। देखो, बिफोर अपॉइंटमेंट हैज टू टेक हिज कंसेंट। भाई साहब उससे तो पूछ लो कि डिवेंचर ट्रस्टी बनना है या नहीं बनना, हाँ या ना, यस और नो। तुम्हारे घर वालों ने कह दिया मेरा बेटा सीएस करेगा, भाई पूछ तो लो उससे करना कि नहीं करना। वो इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स को लेके टेंशन में, नकली फॉलोअर्स खरीद रहे हैं वो वहां, और तुम कह रहे हो सीएस बनेगा। इधर देखो, खरीदे नकली फॉलोअर्स किसी ने, ये पाप नहीं किया, चलो अच्छा है। इधर देखो रजे, ध्यान से देखो, अगर आपको यार, एक मिनट, आवाज नहीं मेरे बच्चे, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि आपको शेयर अलॉट करने होते हैं 60 दिन के अंदर। सब्सक्राइबर टू एमओए तो 2 महीने थे, राइट? ट्रांसफर के केस में 1 महीना था, और डिबेंचर के केस में 6 महीने थे। बताया था या नहीं बताया था रजे? अच्छा मेरे को बताओ, हमें डिबेंचर ट्रस्टी कब अपॉइंट करना है? पीपीओ सीए देने से पहले या उसके बाद? नलायक, और नाम किसका लिखोगे फिर? हाँ ये बात, उठ जाओ, अमन वेकअप। अरे बस यार बस, इधर देखो, नलायक हो तुम। इधर मेरे बच्चे अपॉइंट करेंगे डीटी, ठीक है, बिफोर इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस और पीपीओसीए इशू करने से, पीपीओसीए का सेक्शन मेरे बच्चे, हाँ ठीक तो है। अच्छा मेरे बच्चे, ये जो हम डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट कर रहे हैं, उसकी आरती उतारने के लिए तो कर नहीं रहे, उसको समोसे चाय देने के लिए तो कर नहीं रहे। ऑब्वियसली किस लिए अपॉइंट कर रहे हैं? भाई देख, तेरे को करना क्या है, हमारे जो डिबेंचर्स है उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करो। हमारे डिबेंचर्स का क्या प्रोटेक्ट करो रजे? इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करो। यहां तक ठीक है मेरे बच्चे? अब ध्यान से देखो,
ये कौन सा पेज है, पेज नंबर नहीं आ रहा यहाँ पे मेरे बच्चे। मैंने नोट्स दिए थे, आप लोगों को दिए थे ना नोट्स, देना आप, मैंने आपको नोट्स नहीं दिए? अच्छा हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कहाँ, एक मिनट रुक जाओ। हाँ हाँ ठीक है, इधर देखिए मेरे बच्चे, अब बात आती है फंक्शंस ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। अच्छा ये तो शायद तुम बिना देखे ही बता सकते हो, डिबेंचर ट्रस्टी क्या काम करेगा, करेगा क्या काम डिबेंचर ट्रस्टी? हाँ डिबेंचर, बस ये 5 नंबर का क्वेश्चन, एक लाइन। आप और अच्छा वेरी गुड। और कोई बताएगा कि मैम ये करेगा? हाँ या ना? मेरे बच्चे ध्यान से देखो, जब तुम प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो, जब तुम पीपीओसी इशू कर रहे हो, वो देखेगा भाई इसमें कुछ गलत तो नहीं है, वो देखेगा भाई इसमें कुछ गलत तो नहीं है, इसको नींद तो नहीं आ रही कहीं, हाँ या ना? देखेगा नहीं देखेगा? नालायकों, सारे उबासियां ले रहे हो आज, मैं तुम्हें बता रही हूँ। वो क्या करेगा, अपने आप को संतुष्ट करेगा कि भाई पीपीओसीए और प्रोस्पेक्टस में कुछ भी गलत नहीं है, पीपीओसी और प्रोस्पेक्टस में कुछ भी गलत नहीं है। कंपनी जो ट्रस्ट डीड बनाई है, कंपनी जो ट्रस्ट डीड बना रही है, वो ट्रस्ट डीड सही है, मतलब वो डिबेंचर होल्डर के अगेंस्ट नहीं है। अगर कुछ उसको दाल में काला नजर आया, यू नो ऐसी वो दाल में काला ही होता ना, कुछ दाल में काला नजर आया, कुछ तो गड़बड़ है, धूम तना धूम तना, तो क्या मेरे बच्चे वो डिबेंचर होल्डर्स को बताएगा? क्या वो डिबेंचर होल्डर को बताएगा कि ये देख तेरी पीठ पीछे कल मुही कंपनी ये गुल खिला रही है? यार कितना सही बोलती हूँ मैं, कैसी बातें कर रहे हो तुम? सही हो रहा है इतना, मतलब ये सीरियल इफेक्ट है, देखो बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, इन्फॉर्म करिए मेरे बच्चे डिबेंचर ट्रस्टी को, डिबेंचर होल्डर्स को। अब देखो एक बार मेरे बच्चे, फंक्शंस ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, सपोज क्वेश्चन आ गया, ये केस स्टडी में आ सकता है। कैसे केस स्टडी में आएगा कि सपोज रिलायंस है, रिलायंस में एक डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट कर रखा है, ठीक है, वो ये काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये काम कर रहा है, या फिर मुक्कू ने उसको कहा कि उसकी ड्यूटीज ये हैं, तो तुम बताओ डिबेंचर ट्रस्टी की क्या ड्यूटीज होती है, डिबेंचर ट्रस्टी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं? सबसे पहला क्या होता है, वो ये देखेगा कि जो आप लेटर ऑफ ऑफर इशू कर रहे हो या आप प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो उसमें कुछ गलत तो नहीं है। जो कंपनी रजे ट्रस्ट डीड एग्जीक्यूट कर रही है, जो कंपनी क्या कर रही है, ट्रस्ट डीड एग्जीक्यूट कर रही है रजे, उसमें कुछ गलत तो नहीं है, लाइक वो डिबेंचर होल्डर्स के अगेंस्ट तो नहीं है। तीसरा कि जब कुछ गलत होगा तो वो डिबेंचर होल्डर्स को बताएगा। चौथा, वो कंपनी को बोलेगा भाई देख मुक्को, देख तूने डिबेंचर होल्डर से 100 करोड़ रुपया उठाया, तूने उस 100 करोड़ का क्या किया, बजाय अपनी वाइफ को गिफ्ट करने के, यू नो बीच में न्यूज आई थी, उसने सोने की कार गिफ्ट की, पता नहीं हीरे की कार थी, पता नहीं क्या था, जो भी था आई डोंट नो। बट मेरे बच्चे इधर देखो, क्या वो कंपनी से ये सवाल पूछ सकता है कि डिबेंचर होल्डर्स ने, बेचारे ने तेरे को 100 करोड़ दिया, तूने उस 100 करोड़ का किया क्या, क्या किया तूने उस 100 करोड़ का, ये भी पूछ सकता है। उसके बाद रजे ध्यान से देखो, वो परफॉर्मेंस रिपोर्ट मंगा सकता है, कंपनी उसको कहती है भाई मैंने यहां लगाए हैं, अच्छा यहां लगाया है, मेरे को परफॉर्मेंस रिपोर्ट भेज कि यहां अगर तूने सपोज एक जगह एक प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है तो कितना रिटर्न आ रहा है, कितना रिटर्न नहीं आ रहा। या फिर वो क्या कर सकता है, उसको लगता है यार देख कंपनी तो सुधरेगी नहीं, वो कंपनी के बोर्ड पे एक नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करता है। क्या अपॉइंट करता है? नॉमिनी डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर क्या होता है मेरे बच्चे, नॉमिनी डायरेक्टर क्या होता है, जो नॉर्मली कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन अपॉइंट करता है बोर्ड पे, ताकि बोर्ड पे ना निगरानी रहे, बोर्ड कुछ गलत ना करे, दैट इज नॉमिनी डायरेक्टर, दैट इज रजे नॉमिनी डायरेक्टर। ध्यान से, हाँ जी मेरे बच्चे, वो नॉमिनेशन का है, वो मेंबर जब नॉमिनेट करता है उसका है। इधर देखिए रजी, नॉमिनी डायरेक्टर कब अपॉइंट करेगा, जब कंपनी ने 2 साल से रजी डिविडेंड नहीं दिया, 2 साल से कंपनी ने इंटरेस्ट नहीं दिया, कंपनी ने डिफॉल्ट इन क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी, डिफॉल्ट इन क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी मतलब सिक्योर डिबेंचर्स थे, आपको सिक्योरिटी क्रिएट करनी थी, आपने सिक्योरिटी क्रिएट नहीं की। दूसरा, डिबेंचर्स की रिडम्पशन पीरियड आ गया बट आपने डिबेंचर रिडीम नहीं किए। क्या इस केस में मेरे बच्चे वो नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करेगा? ये सारी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये सारी क्या है मेरे बच्चे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। हाँ जी, नॉमिनी डायरेक्टर का बोर्ड काम है बोर्ड पे निगरानी रखना, ताकि बोर्ड कुछ उल्ट शुल्ट ना कर पाए, मतलब कुछ गलत ना कर पाए। नहीं नहीं मेरे बच्चे, ये बोर्ड पे थोड़ी निगरानी रखता है, ध्यान से देखो, वो तो नॉमिनी डायरेक्टर तो बोर्ड के बीच में रहेगा, उसको मतलब बोर्ड पे नजर रहेगी उसकी, बोर्ड क्या कर रही है ध्यान रहेगा। डिबेंचर ट्रस्टी तो डिबेंचर्स के हित के लिए काम कर रहे हैं ना राजे, वो बोर्ड में थोड़ी इंटरफेयर कर सकता है, वो बोर्ड से बस रिपोर्ट मांग सकता है। मेरे बच्चे समझ रहे हैं आप बात को?
एक बार अजय अपने अपने नोट से यहां तक पढ़ लीजिए, फिर मैं आप में से एक दो जनों को बुलाऊंगी और यहां तक जितना हो गया सुनूंगी। जिस जिस पे मेरी नजर जा रही है वो बच्चे ध्यान से रहे, समझ गए? उनको तो पक्का ही बुलाया जाएगा। ओहो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक बार मेरे बच्चे पढ़ लें। क्या रजी? हाँ नॉमिनी डायरेक्टर, हाँ हाँ रजी उसी में बोलेगा। नहीं नहीं मेरे बच्चे इधर देखो, नॉमिनेट डायरेक्टर क्या होगा, बोर्ड के साथ रहेगा भाई, आपने डिबेंचर ट्रस्टी ने अपॉइंट करा है, वो बस ये देखेगा कि कंपनी में कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया जाए जो डिबेंचर ट्रस्टी के अगेंस्ट हो, मतलब डिबेंचर होल्डर्स के अगेंस्ट हो, दैट्स इट। ऑब्वियसली अगर नॉर्मल कोर्स में कोई काम कर रहा है वो तो करते ही रहेगा बोर्ड, बट अब सपोज करो बोर्ड कोई नॉर्मल कोर्स में काम कर रहा है जो कि जैसे डिबेंचर होल्डर्स को इफेक्ट कर रहा है, तो वहां तो वो पिक्चर में आएगा ना, वहां डिबेंचर ट्रस्टी तो पिक्चर में आ नहीं सकता, बट नॉमिनी डायरेक्टर आएगा ना रजे। हाँ जी, हाँ जी हाँ जी मेरे बच्चे बिल्कुल उसमें आता है, उस पीरियड उस टाइम पीरियड के लिए आता है रचे, जिस टाइम के होते। नॉर्मली ऐसे नॉमिनेट डायरेक्टर वाला कंसेप्ट बहुत कम देखने को मिल रहा है, बिकॉज कोई चाहता नहीं है कि मेरी कंपनी में कोई बाहर का बंदा मतलब डायरेक्टर आए। लाइव एट होम वाले बच्चों तुम्हें, लाइव एट होम कह रही हूँ, यूट्यूब वाले बच्चों तुम्हें समझ समझ आ रहा है कुछ या नहीं आ रहा? ये वाली क्लास आज लंबी चलेगी। नॉमिनेट डायरेक्टर का सेक्शन 16 मेरे बच्चे 165 नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप है। 166 किसका है मेरे बच्चे? 166 किसका है, क्या किसी को पता है? मुझे भी देखना पड़ेगा एक बार। हाँ वेकेशन का 167 है मेरे बच्चे, रिमूवल का 169 है। मेरे बच्चे हाँ ड्यूटीज है। कौन सा थर्ड पॉइंट बोलो मेरे बच्चे? मेरे बच्चे ध्यान से देखो, अगर उसे लग रहा है कि यार जो टर्म्स, जिस देखो क्या होता है नॉर्मली जब हम कोई टर्म्स पे एग्री करते हैं, जैसे अब सपोज अगर आपको एक फॉर्म दे दिया जाता है कि एग्री, अगर आप एग्री करते हो तो आगे चलो, तो आप उस फॉर्म को पूरा नहीं पढ़ते, नॉर्मली आप एग्री एंड कंटिन्यू करके आगे चल देते हो। अब मेरे बच्चे उस फॉर्म में कोई ऐसी सिचुएशन थी जो आपके लिए फेवरेबल नहीं थी, या कंपनी बाद में कुछ ऐसा करती है जो आप लोगों के लिए फेवरेबल नहीं है, तो मेरे बच्चे डिबेंचर ट्रस्टी को, डिबेंचर होल्डर को बताना भी तो पड़ेगा ना रजे कि ये काम तुम गलत कर रहे हो। समझ गए रजे? एनी मेरे बच्चे, एनी। नालायक ओनली लग रहा है वो, एनी है मेरे बच्चे, ANY एनी। ऑन द पार्ट ऑफ कंपनी कर लो रजी, ऑन द पार्ट ऑफ कंपनी आएगा यहां पे, ऑन द पार्ट ऑफ कंपनी। मेरे बच्चे 155 500 वाला क्या है कि कंपनी को 3 केस में डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना है। एक तो जब वो सिक्योर्ड डिबेंचर इशू करी है तब, एक जब वो अनसिक्योर्ड कर रही है और पब्लिक इशू ला रही है तब, तीसरा जब वो अपने मेंबर को इशू करी है और मेंबर रजे 500 से ज्यादा हो रहे हैं तब। अच्छा अगर कंपनी सिक्योर डिबेंचर इशू कर रही है तो चाहे वो प्राइवेट प्लेसमेंट लेके आए चाहे वो पब्लिक इशू लेके आए, दोनों के दोनों केसेस में डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट होगा। और मेरे को एक बात बताओ, जो ड्यूटीज डिबेंचर ट्रस्टी की सिक्योर डिबेंचर वाले केस में होंगी वही सेम मेरे बच्चे उसमें आपकी पब्लिक इशू वाले केस में होंगी, यस और नो? जो उसकी डिस्क्वालिफिकेशंस है वो भी सेम ही तो होंगी। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, पब्लिक इशू ला ही नहीं सकती। नहीं नहीं मेरे बच्चे इधर देखो, ध्यान से देखो, डिबेंचर्स है, अब पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू ला सकती है, डिबेंचर्स का ला सकती है, बिल्कुल ला सकती है। मेंबर्स वो सिक्योरिटी वो मेंबर से लिमिटेड है, बिल्कुल ला सकती है। पब्लिक कंपनी के डिबेंचर्स जब लिस्ट हो जाते हैं तो वो भी प्राइवेट कंपनी के, तो वो भी लिस्टेड कंपनी में ही आती है। हाँ जी हाँ जी, पूरा 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 मेरे बच्चे पूरा। नहीं नहीं नहीं, अगर एक्सेप्शन आएगी तो मैं आपको लिखवा दूंगी। हाँ हाँ नहीं है, कोई नहीं। डिबेंचर ट्रस्टी रजे, मेरे बच्चे ध्यान से देखो, ये पॉइंट इसलिए है क्योंकि आपको बोला था कि सिक्योर डिवेंचर इशू कर दो, तो आपको बोला था भी आप सिक्योरिटी क्रिएट कर दो। आपने क्या किया, एक या तो नकली सिक्योरिटी दिखा दी
या उसकी वैल्यू आपने हमें 70 करोड़ की सिक्योरिटी थी, तुमने 100 करोड़ की दिखा दी। अब ये बात डिवेंचर ट्रस्टी को पता लग गई। अब देखो, अब ये डिसीजन तो बोर्ड के इंटरनल लिए जाते हैं ना, तो इसीलिए वहां नॉमिनी डायरेक्टर बैठाया मेरे बच्चे। मेरे बच्चे ध्यान से देखो, वो चेक करता है, बिल्कुल चेक करता है, बट वो नॉर्मली कहता है कि देखो आपने एज अ नेम ऑफ सिक्योर डिबेंचर इशू किए थे, आप सिक्योर डिबेंचर के लिए सिक्योरिटी सबसे जरूरी चीज है, और आपने सिक्योरिटी में डिफॉल्ट किया है, तो आपके ऊपर एक चेक रखना चाहिए, मतलब एक ऐसा डायरेक्टर जो आपको देखे कि आप कोई हरकतें और मतलब बेकार मत करो। तो उसके लिए रजे यहाँ पे ये पॉइंट आया। हाँ जी मेरे बच्चे, पढ़ लिया सबने? हाँ जी, नॉमिनी डायरेक्टर का, डिवेंचर ट्रस्टी का नहीं, नहीं ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है डिवेंचर ट्रस्टी वगैरह बैंक। मेरे बच्चे ये तो देखो, यहाँ पे क्या होता है, इनरोलमेंट्स होती है, एमसीए पे इनरोलमेंट्स हो गई, या नॉर्मली आप अपने आप को एज अ डिवेंचर ट्रस्टी की क्वालिफिकेशंस होती हैं कुछ, वो तो प्रॉपर, एक तो देखो जो हम डेटा बैंक की बात करते हैं ना जी, वो तो एक प्रॉपर मेंटेन्ड है, ध्यान से, वो तो एक ऑफिशियल चीज है। डिबेंचर ट्रस्टी के लिए ऐसा कुछ नहीं है। डिबेंचर ट्रस्टी नॉर्मली एक प्रोफेशनल भी हो सकता है। सपोज एक बंदा सीएस है, अब उसमें अगर वो कंपनी से रिलेटेड नहीं है, ही कैन ऑल्सो एक्ट एज अ डिबेंचर ट्रस्टी रजे, उसके लिए ऐसी क्वालिफिकेशंस नहीं है, कोई ऐसा डेटा बैंक वगैरह नहीं है, डिस्क्वालिफिकेशंस है तो मतलब भाई। हाँ जी मेरे बच्चे, चलें आगे। हाँ जी, हाँ जी, ये ले, कौन सा कौन सा? हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट रुको, बोलो। ये मेरे बच्चे इसी के नीचे है, यहाँ पे पेज फिल हो गया था ना मेरे बच्चे, फंक्शंस ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी है ये दोनों। हाँ हाँ, हो तो गया, ये तो हो तो गया मेरे बच्चे, नॉमिनी डायरेक्टर वाला। ओके, चले मेरे बच्चे आगे। ओके, आपका नाम क्या है मेरे बच्चे? ब्लैक शर्ट, हाँ हाँ हाँ, इशिका, आजी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फटाफट फटाफट फटाफट, उसके बाद, ठीक है। चलो आओ, अब इशिका आ रही है। मेरे को तो देखो फंक्शंस भूल जाते हैं, तुम्हें पता है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, तो ये आके हमें इस फंक्शन समझाएगी, ठीक है? ये डिस्क्वालिफिकेशंस बता दोगे? फंक्शंस भी, फंक्शंस बता दो। अच्छा, डिस्क्वालिफिकेशंस पहले, फंक्शंस पहले यार, पहले फंक्शंस। यहाँ से क्या सुनेगा ना लायक? फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन ये होता है कि उसको ट्रस्ट डीड चेक करनी होती है कि डिबेंचर होल्डर्स के अगेंस्ट में तो नहीं है, और अगर इफ इट इज अगेंस्ट द डिबेंचर होल्डर्स देन द he has to inform all the debenture holders, then call for the report जो होती है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट बुलानी होती है, और ही कैन ऑल्सो आस्क द प्रमोटर कि कहाँ पर यूज करा है वो जो फंड बुलाए हैं, फंड रेज हुए हैं, एंड उसके बाद और नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करेगा। हाँ, he can also appoint the nominee director and ओके मेरे बच्चे, हार्दिक आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, फटाफट से फटाफट से फटाफट से। किसका मेरे बच्चे, किसका? अपॉइंट बाय लिक्विडेटर, वॉइड बाय लिक्विडेटर, क्या हमारा पूरा डाउन, क्या पूरा डाउन दिखाओ ना, वॉइड बाय लिक्विडेटर तो मतलब दो वर्ड्स हो गए ना रजे। ये लो, इधर आ जाओ नालायक, पूरे जोर से बोलना, ठीक है? क्या सुना रहे हो? तो मैम सबसे पहले हम वो बताया कि कोई मिसस्टेटमेंट तो नहीं है उसके अंदर, पीपीओ के अंदर कोई मिसस्टेटमेंट नहीं है, और उसके बाद वो देखेगा कि ट्रस्ट डीड जो है उसमें कोई भी चीज टर्म्स एंड कंडीशन अगेंस्ट ना हो उनके, और मैम उसमें कोई डिफॉल्ट ना किया हो उन्होंने, ट्रस्ट डीड के अंदर ही मैम कोई डिफॉल्ट ना किया हो, और मैम वो रिपोर्ट भी मंगवा सकते हैं कि उन्होंने फंड्स का यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ पे किया है, और मैम परफॉर्मेंस रिपोर्ट वही होगी परफॉर्मेंस रिपोर्ट का, और मैम वो नॉमिनी डायरेक्टर भी अपॉइंट कर सकता है जो
मैम जब उसको शक है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है जो सिक्योरिटीज है उसको कहीं सेल ना कर दिया, कुछ ऐसा चीज ना कर दे, उसके लिए कर सकते हैं मैम। एक तो 2 consecutive defaults in payment, अगर कि डिफॉल्ट हो, यस मैम, और रिडम्पशन में दिक्कत कर रहे हैं तो उस केस में, और क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटीज पे चेक रखने के लिए कि अगर कम होगी तो उसमें भी वो नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। किसकी? डिबेंचर ट्रस्टी की। अगर वो हमारा डेटर होगा वो तब, अगर क्रेडिटर होगा तब, और अगर उसने वो नहीं करा, खोल के दिखाने नहीं नहीं, शेयर होल्डर होगा, मेंबर होगा तब, अगर वो प्रोमोटर हो गया, डायरेक्टर हो गया, केएमपी हो गया, ऑफिसर हो गया कैश में, तब हो गया मैम। एंड और काफी है। चलिए मेरे बच्चे इधर देखिए, इधर देखिए, डिस्क्वालिफिकेशंस एक बार रिवाइज करें। डिस्क्वालिफिकेशंस, पहली रजी क्या है कि वो मेंबर है, पहली वो मेंबर है, दूसरा केएमपी है, ऑफिसर है, एम्प्लॉय है कैश का, राइट। तीसरा रजे गारंटी ना दी हो, डेटर ना हो, क्रेडिटर ना हो, पेक्यूनरी रिलेशनशिप ना हो, 2% टर्नओवर का, 2% इनकम का, 50 लाख विच एवर इज लेस पिछले 2 सालों में। और मेरे बच्चे ये क्या था? रिलेटिव नाउ। जब हम फंक्शंस की बात करते हैं मेरे बच्चे, नॉर्मली देखना कि यार कोई डिबेंचर ट्रस्ट डीड जो है उसमें कोई डिफॉल्ट तो नहीं है, समझ गए? अगर कोई डिफॉल्ट लग रहा है तो शेयर होल्डर्स को बताना, नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करना राज्य, परफॉर्मेंस रिपोर्ट बताना, नॉर्मली पूछना कंपनी से कि आप पैसों का क्या कर रहे हो, पैसे आए तो कहाँ लगे, और जिस प्रोजेक्ट में लगे उसकी क्या परफॉर्मेंस चल रही है। ये सब मेरे बच्चे क्या है उसकी ड्यूटीज, ये सब क्या है आपके बच्चे ड्यूटीज। सब ऐसा हो जाता है कभी कभी, बड़े बड़े टॉपिक्स में छोटी छोटी गलतियां होती रहती है। हाँ, हर बार ही होती है। मैं डिबेंचर होल्डर को शेयर होल्डर बोल जाती हूँ। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप शेयर होल्डर मान लिया करो यार डिबेंचर होल्डर मान लिया करो। मैम कंसेक्यूटिव मींस लगातार, बिल्कुल बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे, मैं मैसेज देख रही हूँ, मैं मैसेज देख रही हूँ। रोहित, ये आज आए क्यों नहीं आप, लाइव क्यों नहीं आए, जरा मेरे को ये बताना। आलसी होते जा रहे हैं बच्चे, ध्यान से देखिए। अब मेरे बच्चे, ऐसा हो सकता है हमने जिस डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट किया, किसी ने उसकी झूठी कसम खा ली और वो चल बसा। कैसा ऐसा हो सकता है? डेथ हो सकती है उसकी, वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है, अभी उसने हमारे शेयर ले लिए भाई, राइट। उसको क्या हम धक्के मार के बाहर निकाल सकते हैं? क्या वो हमें धोखा दे के जा सकता है? बिल्कुल। मेरे बच्चे जब ये सारी सिचुएशंस आ जाएंगी तो क्या सिचुएशन हो जाएगी? कैजुअल वैकेंसी, कैजुअल वैकेंसी, यस और नो रजे? कैजुअल वैकेंसी का मतलब क्या होता है? चाहे वो डायरेक्टर्स में हो, चाहे वो मेरे बच्चे किस में हो, आपकी ऑडिटर्स के केस में हो, चाहे वो आपके डिबेंचर ट्रस्टी के केस में हो, मतलब पोजीशन रिटायरमेंट से पहले क्या हो जाना? वैकेट हो जाना। मतलब जितना आपका टेन्योर था उससे पहले आप छोड़ के चले गए, दैट इज कैजुअल वैकेंसी। या तो डेथ हो जाए, डिस्क्वालिफिकेशन, रिजाइन हो जाए, रिमूव। अच्छा, अगर वो कह रहे हैं कि अगर आपकी कैजुअल वैकेंसी आ गई तो बोर्ड उसे फिल कर सकता है। ध्यान से देखो, जब हम डिबेंचर ट्रस्टी की बात कर रहे हैं तो एक पर्सन भी डिबेंचर ट्रस्टी हो सकता है, और एक ग्रुप ऑफ पर्सन, मतलब जिसे हम फर्म कहते हैं ना, वो भी क्या हो सकती है रजे? डिबेंचर ट्रस्टी हो सकती है। सपोज हमने एक फर्म को या एक कंपनी को एज ए डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट किया था, उसमें से एक उसका बंदा मर गया तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, दैट्स वाई यहाँ में आया, ठीक है। अदरवाइज अगर एक ही बंदा है तो दोबारा तो करना ही होगा वो पॉइंट। बोर्ड में फिल कैजुअल वैकेंसी वाइल सच वैकेंसी कंटिन्यू रिमेनिंग ट्रस्टी में एक्ट, मतलब अगर सपोज 4 ट्रस्टी हमने अपॉइंट किए थे, एक ने अपने प्राण त्याग दिए, तो 3 तो हैं, वो 3 क्या करते रहेंगे रजी? अपना काम करते रहेंगे। यहां तक समझ आ गया? अगर सपोज करो अगर वैकेंसी अराइज हुई है रेजिग्नेशन की वजह से, मतलब डिबेंचर ट्रस्टी ने रिजाइन करा है, मतलब हो सकता है कंपनी में कोई झोल होगा, डिबेंचर ट्रस्टी ने रिजाइन करा है, भाई वो खुद कंपनी छोड़ के गया है, मतलब हो सकता है कि कंपनी के डायरेक्टर्स ने कुछ गलत काम किया हो, वो उसे ब्लैकमेल कर रहे हो, पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल? तो रेजिग्नेशन के केस में क्या होगा मेरे बच्चे? वैकेंसी जब मेजॉरिटी ऑफ डिबेंचर होल्डर हाँ बोलेंगे ना, तभी, लाइक अगर मैं कह दूं 51% डिबेंचर होल्डर हाँ बोलेंगे, तभी वो क्या वैकेंसी फिल होगी, अदरवाइज वो वैकेंसी फिल कि आप कर लो नया डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट। देखो, आप मीटिंग बुलाओगे डिबेंचर ट्रस्टी की, उसमें आप बताओगे कि हमारा डिबेंचर ट्रस्टी हमें छोड़ के चला गया, अभी वो क्या करे? रिजाइन कर गया। तो रीजन भी बताओगे रेजिग्नेशन का? नहीं बताओगे रजे, आप रीजन बताओगे। अगर आपके डिबेंचर होल्डर को लगता है ये जेन्युइन रीजन है तो वो दूसरा अपॉइंट करने के लिए आपको हाँ कह देंगे। अदरवाइज मेरे बच्चे ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अगर मान लो कोई एक अच्छा डिबेंचर ट्रस्टी आए
वो आपकी पोल खोलने वाला हो, आप उसे रिजाइन कर दो। कौन सा डिबेंचर होल्डर को पता लगना है, समझ रहे हो? दैट्स वाई मेरे बच्चे यहाँ आपकी डिबेंचर होल्डर की मेजोरिटी की अप्रूवल मांगी है। हाँ रिजाइन खुद करता है। हाँ आप मतलब मेरे बच्चे ध्यान से देखो, वो आपकी पोल खोलने वाला हो, आपने उसे धमकियां वगैरह दी, वो रिजाइन करके चला गया, तो उस केस में रजे मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे रिमूवल भी आना चाहिए था। चलो ठीक है, बाकी चले यहाँ पे आगे चले रजे। देखो आप क्या डिबेंचर ट्रस्टी को रिमूव कर सकते हो? आसानी से नहीं कर सकते। कब? जब 3/4 इन वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स का अप्रूवल होगा। मतलब अगर मैं मतलब नॉर्मली बोलूं तो एसआर पास होगा, जब ध्यान से, जब एसआर पास होगा, मतलब क्या है मेरे बच्चे, अगर आपको डायरेक्टर को रिजाइन कर, देखो डायरेक्टर को, उसको कौन है वो, डिबेंचर ट्रस्टी या डायरेक्टर और शेयर होल्डर ही आ रहा है बार बार मुंह पे। अगर ऐसे डिबेंचर ट्रस्टी को रिजाइन करना है तो वो कर सकता है, पर रिजाइन करने से जो कैजुअल वैकेंसी आएगी वो बोर्ड फिल करेगा या जब डिबेंचर होल्डर एग्री करेंगे तब? डिबेंचर होल्डर कितने हैं? 51%। जब 51% डिबेंचर होल्डर एग्री करेंगे तब। और अगर मेरे बच्चे हमें डिबेंचर ट्रस्टी को रिमूव करना है तो ऐसे रिमूव कर देंगे या डिबेंचर होल्डर की अप्रूवल लेंगे? कितने की अप्रूवल? 51। 3/4 किसकी रजे? यहां तक क्लियर है? कोई शंक? हाँ 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 हाँ। मेरे बच्चे ऑब्वियसली फिर तो जब आपका डिबेंचर ट्रस्टी नहीं है तो फिर वो तो आपको कर ही नहीं सकते आप कंटिन्यू। फिर तो अगर आपकी कंपनी में आप सपोज आप सिक्योर डिबेंचर इशू कर रहे हो, डिबेंचर ट्रस्टी है नहीं, तो कर ही नहीं सकते कंटिन्यू, या तो लॉ में कॉन्ट्राविन करो ना रजे। अरे वो तो अलग बात है, हम बात करें एक है, वो 4 हैं तो मेरे बच्चे वो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। 4 हैं तो 3 में मर गए, क्या दिक्कत है? पर ये आप जब बच्चे एक है तब दिक्कत आएगी ना। नहीं नहीं फिर नहीं बताते, क्योंकि डिबेंचर ट्रस्टी तो है ना। देखो हमने जब डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट किया होगा तो एक एज ए टीम अपॉइंट किया होगा, किसी एक नाम के अंदर, फर्म का नाम, कंपनी का नाम, उस नाम के अंदर तो बंदे अभी भी काम कर रहे हैं ना। वो मर गया तो क्या दिक्कत है? 3 तो है ही ना रजे, 3 तो है ही ना मेरे बच्चे, उसमें कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा। डिबेंचर ट्रस्टी देखो चाहिए क्या, डिबेंचर ट्रस्टी चाहे 1 हो चाहे 10 हो, सीधी बात है। काम क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो सबकी सेम रहेंगी ना रजे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज तो सबकी सेम है। हाँ 4 थे। हाँ 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 मेरे बच्चे इधर देखो, बात आती है डिबेंचर ट्रस्टी की। अब ऐसा हो सकता है कि जो चौथा है वो भी फ्रॉड करे, और नॉर्मली तुम्हें क्या लगता है कि वो क्या मतलब दूध के धुले होते होंगे ना डिबेंचर ट्रस्टी, वो भी तो कंपनी में शामिल ही होते होंगे, हाँ या ना? मेरे बच्चे प्रैक्टिकल सिचुएशंस अलग होती हैं और ये जो लॉ में सिचुएशंस लिखी होती है कहीं कभार अलग होती हैं। तो अगर ये क्या गारंटी है कि जो चौथा आएगा वो भाई सब सही आएगा? समझ रहे हैं बात को? तो ऐसी सिचुएशन नहीं होती नॉर्मली, मतलब अगर आपके पास 3 है तो 3 चलती रहती है। चलिए मेरे बच्चे आगे, क्या तुम तैयार हो? क्या हो तुम तैयार? लग तो नहीं रहे। इधर देखो, डीटी कौन है? डायरेक्ट टैक्स। अच्छा जीएसटी हो गया तुम्हारा सारा? एसबीसी है, पार्ट बी हो गया सारा, और कंपनी लॉ कितना रहता है? जीआईजीएल, जीआईजी। अच्छा घसीट घसीट के लेके जाना पड़ रहा है। इधर देखो, डीटी का मतलब क्या है? डिबेंचर ट्रस्टी मस्ट टेक स्टेप्स टू कन्वीन मीटिंग ऑफ डिबेंचर होल्डर्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। मतलब जब उसे लगता है कि यार डिबेंचर होल्डर से मिले बहुत साल हो गए, क्या वो डिबेंचर ट्रस्टी की, डिबेंचर होल्डर की मीटिंग बुला सकता है? मेरे बच्चे ध्यान से देखो, वो दो सिचुएशंस में बुला सकता है। या तो जब उसको 1/10 ऑफ वैल्यू, मतलब 1/10 ऑफ डिबेंचर ने कहा है कि मीटिंग बुलाओ, सपोज 100 करोड़ के हमने डिबेंचर इशू किए थे, जब 10 करोड़ तक के डिबेंचर होल्डर से हमें एप्लीकेशन आई है कि भाई मीटिंग बुला, तो मीटिंग बुलानी पड़ेगी। उसने हमें ऐसे ही कहा है मीटिंग बुला, अब डिबेंचर उसने तो पैसा दिया तो आराम से तो बोलेगा नहीं, तो क्या हमें सहना पड़ेगा? बिल्कुल सहना पड़ेगा, सह लेंगे थोड़ा, डिबेंचर ट्रस्टी हैं, 2 करोड़ पर महीने का मिल रहा है तो सह लेंगे ये भी थोड़ा। ठीक है। दूसरा, मेरे बच्चे जब डिबेंचर ट्रस्टी को लगता है, डिबेंचर ट्रस्टी को लगता है कि कंपनी ने रजे क्या किया है, कंपनी ने कोई डिफॉल्ट किया है, कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है जिससे डिबेंचर होल्डर के राइट इफेक्ट होंगे, इन 2 केसेस में क्या वो मीटिंग बुला सकता है? बिल्कुल बुला सकता है। अच्छा एक बात मैं आपसे से पूछना चाहती हूँ, डिबेंचर ट्रस्टी मीटिंग कब बुलाएगा?
दो केसेस, पहला जब उसे 1/10 ऑफ वैल्यू ने बोला भाई मीटिंग बुला दे, दूसरा जब उसको लग रहा है कि कंपनी में कुछ तो गड़बड़ चल रही है तो हाँ बिल्कुल 1/10 इन वैल्यू है ना, 1/10 इन वैल्यू है ऑब्वियसली मेरे बच्चे। कैसे ये तो क्या कह रहे हैं मेरे बच्चे? हाँ हाँ मेरे बच्चे ध्यान से देखो, आप अपने डिबेंचर ट्रस्टी को कह रहे हो कि मीटिंग बुलाओ, मीटिंग क्यों बुलानी है? ये तो रीजन एक वैलिड रीजन होता है ना बच्चे। अगर आप उसको नोटिस भेज रहे हो कि मीटिंग बुलाओ, उसको क्या पता किस लिए बुलानी है, उसको वो भी तो अपने आंसर प्रिपेयर करके आएगा ना, डिस्कशन प्रिपेयर करके आएगा, हाँ या ना? अब तुम रोज रात को चिल्लाने लग जाते हो मैम शेड्यूल, नलायको तुमको यहाँ क्लास में आना होता है, तुम्हें शेड्यूल चाहिए, डिबेंचर ट्रस्टी को मीटिंग करानी है, उसको बिना रीजन की मीटिंग करवा दोगे? वाह भाई वाह, बोलो। वो अच्छा ईयर में एक बार तो कंडक्ट करनी चाहिए मीटिंग। देखो ये देखो डिबेंचर ट्रस्टी, हाँ जी नहीं मीटिंग मेरे बच्चे मीटिंग से रिलेटेड चीज कुछ भी से आपकी उसमें नहीं है और ना ही रूल में कुछ स्पेसिफाई किया गया। ये देखो कितना क्यूट है डिबेंचर ट्रस्टी, दिख रहा है तुम्हें? ये डिबेंचर ट्रस्टी है, इसको ऐसा लगता है कि भाई एसेट्स जो कंपनी की है ना वो इनसफिशिएंट है टू डिस्चार्ज द प्रिंसिपल अमाउंट, कि लेटर सपोज प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना 100 करोड़ का और एसेट है 70 करोड़ की, उसने बोर्ड से बात की, बोर्ड ने कोई रिस्पॉन्स वगैरह खास दिया नहीं, तो वो मेरे बच्चे एनसीएलटी को अप्लाई कर सकता है। वो क्या कर सकता है? एनसीएलटी को राजी अप्लाई कर सकता है। एनसीएलटी रू अफजा देगी कंपनी को, रू अफजा मतलब राइट ऑफ बीइंग हर्ड, हम राइट ऑफ बीइंग हर्ड को रू अफजा बोलते हैं। पिया कभी रू अफजा? रू अफजा नहीं पिया? रुअफ़ज़ा पता है ना सबको क्या होता है? इधर देखो ध्यान से देखो, कंपनी मेरे बच्चे एनसीएलटी को क्या दे, अच्छा अगर आपको पता हो एनसीएलटी राइट ऑफ बीइंग हर्ड देगी, राइट ऑफ बीइंग हर्ड प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का, राइट ऑफ बीइंग हर्ड इज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, उस प्रिंसिपल का नाम क्या है? ऑडी अल्ट्रम पार्ट्रम, यही तो है। एक तो था नेमो जुडेक्स इस कॉजा सुआ, याद है? नेमो जुडेक्स इस कॉजा सुआ, और एक ऑडी अल्ट्रम पार्ट्रम, याद है तुम्हें कुछ? कौन से सेक्शन में था, कौन से उसमें था चैप्टर में? चैप्टर में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट हो यार तुम लोग मेरे बच्चे। ये ना आप ही साफ करोगे सारे झाड़ू, ठीक है? इधर देखो, तो एनसीएलटी मेरे बच्चे अगर कंपनी पे रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहे कि भाई देखो पहले तुम्हारी एसेट की वैल्यू कम हो रही है, पहले क्या हो रहा है जी, तुम्हारी एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तुम कोई और लोन नहीं लोगे इस एसेट पे, तुम कोई और लोन नहीं लोगे, तो एनसीएलटी रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहे तो लगा सकती है। एनसीएलटी की लाइफ, एनसीएलटी की चॉइस, यू नो माई लाइफ माई रूल्स। चलो यहां तक ठीक है रजे? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? क्या लर्न चीजें होती जा रही हैं साथ साथ? एक बार स्टार्टिंग से रिवाइज करते हैं मेरे बच्चे। चैप्टर कौन सा स्टार्ट किया हुआ है? डिबेंचर्स, सेक्शन रूल, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स। क्या डिबेंचर्स रजे लाइबिलिटी है? बिल्कुल। सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों हो सकते हैं, कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल दोनों हो सकते हैं। अच्छा अब मेरे को बताओ डिबेंचर्स के पास वोटिंग राइट हो सकते हैं? नहीं। डिबेंचर्स मैक्सिमम टेन्योर कितना होता है डिबेंचर्स का? 10 साल। 4 कंपनीज के केस में 3 साल। और 4 कौन कौन सी हैं ब्रो? इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर एनबीएफसी, और वो कंपनी जो सीजी ने स्पेसिफाई की है। सिंपल, सो इजी, सो सिंपल, सीजी ने स्पेसिफाई किया। ओके डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना है ब्रो। किस किस कंपनी को? जो सिक्योर्ड इशू कर रही है, जो पब्लिक इशू लेके आ रही है, और वो कंपनी जो मेंबर को डिबेंचर इशू कर रही है मेंबर 500 से। ओहो बहुत मुश्किल क्वेश्चन आ रहा है, बहुत मुश्किल। डिबेंचर ट्रस्टी की डिस्क्वालिफिकेशंस क्या हैं? कि भाई वो शेयर होल्डर नहीं होना चाहिए। अब डेटर क्रेडिटर नहीं बोलोगे, आप बोलोगे इंडेटेड टू कंपनी, ऐसे बोलोगे ना, इंडेटेड टू कंपनी। पेक्यूनियरी रिलेशनशिप विद द कंपनी 2% वाली लिमिट थी, है ना? प्रमोटर, केएमपी और डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ कैश, कैश क्या? कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी होल्डिंग, उनका रिलेटिव। यही था मेरे बच्चे, बिल्कुल। कैजुअल वैकेंसी था,
कैजुअल वैकेंसी वैसे तो बोर्ड फिल कर देगा, पर रेजिग्नेशन की वजह से है, तो राजे आपकी डिबेंचर होल्डर की 51% की अप्रूवल चाहिए, मेजोरिटी की। अगर राजे आपने उसे रिमूव करना है तो 3/4 ऑफ डिबेंचर होल्डर्स की चाहिए। और उसके बाद मेरे बच्चे अगर मतलब 1/10 इन वैल्यू डिबेंचर होल्डर्स आपकी एप्लीकेशन लगा रहे हैं डिबेंचर ट्रस्टी को मीटिंग कराने के लिए, तो वो करवा सकता है। और दूसरा कौन सा है कि उसको लग रहा है कंपनी ने डिफॉल्ट किया है। बोर्ड के केस में था कितना था, 3 months और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, विच एवर इज अर्लियर और लेटर, लेटर और अर्लियर, लेटर और अर्लियर, अर्लियर है, अर्लियर लेटर, मैं कुछ भूल रही हूँ। हाँ देखना, अच्छा तुम लाई नहीं नोटबुक, इधर देखो, लेटर मेरे बच्चे। चले आगे रजे। अब बात आती है डिबेंचर ट्रस्ट डीड। अब ध्यान से देखो मेरे बच्चे, आप डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट कर रहे हो, तो क्या आप ट्रस्ट डीड एग्जीक्यूट करोगे? ट्रस्ट डीड रजे एग्जीक्यूट करोगे, हाँ या ना? आप डिबेंचर हो, आप डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट कर रहे हो, बहुत ही अच्छा आपने यस बोला अमन, बहुत ही शानदार मेरे बच्चे, आप लोगों की परफॉर्मेंस क्लास में बहुत शानदार आ रही है, बहुत आवाजें आ रही हैं आप लोगों को। नलायकों बताओ यार, हद हो गई है, सुबह सुबह अभी 11 भी नहीं बजे हैं, दोपहर के 2 बजे हो तो मैं मानू भाई आलस आ रहा है बच्चों को, दोपहर के 2 बजे तो बच्चे यहाँ सो जाते हैं, यहाँ लिट जाते हैं बच्चे, 11 बजे ये हाल है तुम्हारे नलायकों। इधर देखो, डिबेंचर ट्रस्ट डीड रजे, डिबेंचर ट्रस्ट डीड का फॉर्मेट क्या है, कौन सा है मेरे बच्चे? इधर देखो, है तो वो भी 100 नंबर का, भरा है बुरा है जैसा भी है, एसबीसी 100 नंबर का है नलायक, एसबीसी 100 नंबर का है, उसको इग्नोर करते करते, अब मैं कुछ गलत नहीं बोलना चाहती बट देख लेना वो ना कुछ और सेंस में लेगी। चलो आवाज नहीं, चलो नलायको मेरे को बताओ डिबेंचर ट्रस्ट डीड का फॉर्मेट, SS2, 2 किसका है, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट का रजिस्टर, समझ गए रजे? SH3 स्वेट इक्विटी का रजिस्टर। डिबेंचर ट्रस्ट डीड का फॉर्मेट SH12। ध्यान से देखो, एग्जीक्यूट बाय कंपनी इशूइंग डिबेंचर्स इन फेवर ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी रजे। इधर देखो, विद इन 60 डेज ऑफ अलॉटमेंट, एक सेकेंड यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे एक ये डालना, क्वेश्चन मार्क डालो यहाँ पे, एक चीज इधर आओ एक बार, इसे छोड़ो। इशू ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट, अगला क्या है रजे? इशू ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट। मुझे बताओ डिबेंचर सर्टिफिकेट जब आप इशू करोगे रजे कितने टाइम में इशू होगा? 6 मंथ्स में, 6 मंथ्स मतलब अलॉटमेंट कितने टाइम में होगा? 6 मंथ में। अब इधर देखो मेरे बच्चे, अगला है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, DRR और DRI, मतलब मुश्किल नहीं है पर ठीक है एक बार करके देखते हैं। वो क्या कह रहा है कि जो कंपनी ने राजा डिबेंचर इशू किए हैं, जो कंपनी ने डिबेंचर इशू किए हैं, उस कंपनी को DRR क्रिएट करना है, उस कंपनी को राजा क्या क्रिएट करना है? DRR। DRR है 10% का, DRR कितने का है? 10% का। और DRR सिर्फ और सिर्फ रिडम्पशन में काम आएगा। DRR किस में काम आएगा बच्चे? सिर्फ और सिर्फ रिडम्पशन में, उसके अलावा DRR को आप कहीं यूज नहीं कर सकते। देखो, where debentures are issued by the company, it shall create DRR out of profits available for payment of dividend। मतलब या तो इस साल के प्रॉफिट से DRR क्रिएट कर लेगा, या तो पिछले साल के प्रॉफिट से DRR क्रिएट कर लेगा, या तो फ्री रिजर्व से क्या कर लेगा? DRR क्रिएट कर लेगा। बिकॉज फ्री रिजर्व भी तो प्रॉफिट का ही पार्ट होता है, फ्री रिजर्व रजे प्रॉफिट का ही पार्ट होता है। आपको क्या करना है? DRR, मेरे बच्चे आवाज नहीं, आपको क्या करना है? यूट्यूब वाले बच्चे ध्यान से पढ़ लो रजे, DRR क्रिएट करना है। अच्छा कितना % क्रिएट करना है मेरे बच्चे? ठीक, हाँ जी मेरे बच्चे, डिविडेंड आप कहां से दे सकते हो? डिविडेंड आप प्रॉफिट से देते हो ना। प्रॉफिट का मतलब या तो करंट ईयर प्रॉफिट, या तो पास्ट ईयर प्रॉफिट, या तो फ्री रिजर्व। उसमें क्या कह रहा है? वो प्रॉफिट जो डिविडेंड देने के लिए है, मतलब या तो करंट ईयर का प्रॉफिट, या तो पास्ट ईयर का प्रॉफिट, या तो राजे फ्री रिजर्व। क्या इन तीनों में से, क्या मेरे बच्चे इन तीनों में से आप कर सकते हैं वो चीज? हाँ या ना? मेरे को बताओ, हाँ या ना? कर सकते हैं बिल्कुल। ध्यान से देखो,
amount credited to such account shall not be utilized by company except redemption of यहां तक ठीक है। अब इधर देखो, ये बहुत इजी चीज है। अगर मैं आपको बताऊं डीआरआर पता किस कंपनी को मेंटेन करना है? सिर्फ और सिर्फ अनलिस्टेड कंपनी को, सिर्फ और सिर्फ अनलिस्टेड कंपनी को। ध्यान से देखो, ये याद रखो। मेरे को बताओ, जब हम डीआरआर की प्रोविजन पढ़ते हैं तो वो क्या है कि हर वो कंपनी जिसने रजत डिबेंचर इशू किए हुए हैं उसे क्या करना है? डीआरआर क्रिएट करना है आउट ऑफ प्रॉफिट। डीआरआर क्रिएट करना आउट ऑफ प्रॉफिट। वो डीआरआर कहाँ यूज होगा रजय? वो डीआरआर आपका यूज होगा रिडम्पशन में। अब वो कह रहा है कि किस किस कंपनी को डीआरआर क्रिएट करना है, किस किस कंपनी को डीआरआर क्रिएट करना है। अब इनसे ये नहीं हुआ कि सिर्फ ये लिख दे अनलिस्टेड को क्रिएट करना है। इन शहंशाहों ने पूरी भाई लिस्ट दिए, पूरे पेजे भरे, हर एक में नील नील लिख के लास्ट में ये लिखा है। अब बच्चा जब इसे पढ़ता है वो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि समझ ही नहीं आता है। तो इसलिए एक नॉर्मल चीज बना दी, मतलब बिल्कुल आपके लिए ऐसे करके बना दिया। मेरे बच्चे, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटेड बाय आरबीआई, जैसे आपका नबराड हो गया, सिडबी हो गया, बैंकिंग कंपनीज है, इनको कितना डीआरआर करना है? नील। अगर प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं तभी भी नील है, पब्लिक इशू ला रहे हैं तभी भी नील है। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो आपके एनबीएफसीज हो गए, जो क्या हो गए? एनबीएफसीज हो गए, एलआईसी हो गया, यूटीआई हो गया, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनको कितना करना है? जो लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड एनबीएफसीज, लिस्टेड हाउसिंग कंपनी, उनको भी कितना करना है? कोई अनलिस्टेड कंपनी है जो कि एनबीएफसी नहीं है और हाउसिंग फाइनेंस नहीं है, सिर्फ उसे करना है 10%। उसे कितना करना है? 10%। उसे कितना करना है? 10%। 10% कितना? जितने आपके आउटस्टैंडिंग डिबेंचर है, जितने आपके क्या है राजे? आउटस्टैंडिंग डिबेंचर है। इधर देखो, देखो एक लिस्टेड कंपनी है, क्या उसे डीआरआर मेंटेन करना है? एनबीएफसी है, डीआरआर मेंटेन करना है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, डीआरआर मेंटेन करना है। एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, डीआरआर मेंटेन करना है। नॉर्मल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, डीआरआर मेंटेन करना है? नहीं। डीआरआर सिर्फ किसे मेंटेन करना है? अनलिस्टेड कंपनी अदर देन एनबीएफसी एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। कितना मेंटेन करना है? 10%। सपोज अगर अब ये क्वेश्चन आ जाता है तो मेरे बच्चे हमेशा ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। डीआरआर देखो, प्रोविजन जब हम पढ़ते हैं हर उस कंपनी को डीआरआर मेंटेन करना है जिसने डिबेंचर इशू किए, जिसने डिबेंचर इशू किए। डीआरआर कहां से, डीआरआर का पैसा कहां से निकालोगे? प्रॉफिट से। और कहां यूज होगा? रिडम्पशन ऑफ आपके डिबेंचर्स में। पर अगर जब आप रूल्स पे आते हो तो मेरे को बताओ, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या डीआरआर मेंटेन करना है? क्या करना है? इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डीआरआर मेंटेन करना है। लिस्टेड कंपनी डीआरआर मेंटेन करना है। एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस, अनलिस्टेड कंपनी करना, अनलिस्टेड कंपनी करना है। अब सपोज करो मेरे बच्चे, ये हमारा 2022 है और ये 2032 है, ठीक है? ये सिचुएशन, यहां मेरे बच्चे मैंने डिबेंचर इशू किए, यहां मैंने क्या किए? डिबेंचर इशू किए। 2032 में रजे रिडीम करने हैं, 2032 में रिडीम करने हैं। तो वो कह रहा है इस 10 साल में आपको डीआरआर क्रिएट करना है 10% का। डीआरआर कितने का क्रिएट करना है? 10%। हर साल कहाँ लिखा है? हर साल कहाँ लिखा है? अगर हाँ 10 साल में बस 10% क्रिएट करना है रजे। कहाँ लिखा है मुझे बताओ। अगर आप अपने रेगुलर नोट्स भी देखो, कहीं मैंने आपको 1 साल लिखवाया, कहीं भी नहीं लिखवाया। उल्टा ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो मेरे बच्चे। तभी ये एग्जाम्पल तभी दे रही हूँ कि डीआरआर की कोई लिमिट नहीं है, डीआरआर की रजे कोई लिमिट। पर जब हम बात करते हैं रजे, जब हम बात करते हैं डीआरआई, डीआरआई मतलब इन्वेस्टमेंट की, जो डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट्स होती है रजे, जब हम किसकी बात करते हैं रजे? इन्वेस्टमेंट की। तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी है 15%। आपको इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है मेरे बच्चे? 15%। 15% किसका? देखो इसकी लिमिट है, ध्यान से देखो मेरे बच्चे। सपोज करो, अब सपोज करो, अब हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है? 22-23। फाइनेंशियल ईयर 22-23 चल रहा है। 1 अप्रैल 2022। और मेरे को फोन क्यों कर रहे हो? नीली तो है, अनलिस्टेड में 10 लिखवाया है। पॉसिबल ही नहीं है मेरे बच्चे अनलिस्टेड में नील लिखवाया हो, मेरे बच्चे पॉसिबल ही नहीं है ये। आप लोग चेक करो, 10 लिखवाया बच्चे, चेक करो आप, 10 लिखवाया। एक बार चेक करना घर जाके, 10 ही लिखवाया रजे।
इधर देखो, अब मेरे बच्चे जब हम डीआरआई की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? डीआरआई। डीआरआई मतलब डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो ध्यान से देखो, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट किस कंपनी को करनी है? जो कंपनी डीआरआर कर रही है, मतलब अनलिस्टेड कंपनी और दूसरा लिस्टेड कंपनी। दूसरा रजे, इन दोनों को क्या करना है रजे? डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। एक अनलिस्टेड कंपनी जो डीआरआर बना रही थी, एक कंपनी जो डीआरआर बना रही है, उसको इन्वेस्टमेंट तो करनी है, और लिस्टेड कंपनी को भी क्या करना है बच्चे? इन्वेस्टमेंट तो करनी ही करनी है। अब सपोज करो मेरे बच्चे, मेरे को एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर मेरे को रिडीम करने हैं 10,000 के डिबेंचर। मेरे को कितने के रिडीम करने हैं? 10,000 के डिबेंचर। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? जब ईयर स्टार्ट हो रहा है, जब क्या हो रहा है रजे? ईयर स्टार्ट हो रहा है, ईयर के स्टार्ट होने में 30 डेज, ईयर के स्टार्ट होने में कितने दिन मेरे बच्चे? 30 डेज में मेरे को डीआरआई क्रिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा रजे? डीआरआई क्रिएट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात? समझ रहे हो? इधर देखो रजे, मेरे बच्चे जिस साल डिबेंचर रिडीम करने की बात आती है, उस साल, जिस साल डिबेंचर रिडीम करने की बात आती है, इधर देखिए मेरे बच्चे, डिबेंचर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। जब किसकी बात करते हैं रजे? डिबेंचर इन्वेस्टमेंट की। तो ये किसको करना है? लिस्टेड कंपनी को भी, चाहे रजे वो पब्लिक इशू ला रही है, चाहे वो प्राइवेट प्लेसमेंट ला रही है, चाहे वो क्या ला रही है? पब्लिक इशू या प्राइवेट प्लेसमेंट। दूसरा, अनलिस्टेड कंपनी मेकिंग 10% डीआरआर। अच्छा, डीआरआर किसको मेंटेन करना है? डीआरआर किसको मेंटेन करना है? अनलिस्टेड कंपनी को। डीआरआर किसको मेंटेन करना है राजी? अनलिस्टेड कंपनी को। पर मेरे को बताओ, डीआरआई किसको करना है? उस कंपनी को तो करना ही करना है जो डीआरआर मेंटेन कर रही है। दूसरी लिस्टेड कंपनी, दूसरी मेरे बच्चे लिस्टेड कंपनी को भी क्या करना है? इन्वेस्टमेंट करनी है। इन्वेस्टमेंट कितनी? 15% की। इन्वेस्टमेंट कितनी? अच्छा, डीआरआर कितने का था? इन्वेस्टमेंट कितने की है? देखो, 15% ऑफ द डिबेंचर वैल्यू जिस ईयर डिबेंचर मैच्योर हो रहे हैं। ध्यान से, हर साल नहीं मेरे बच्चे, जिस साल डिबेंचर मैच्योर हो रहे हैं उस साल के शुरू में 30 दिन, उस साल के शुरू के 30 दिन में आपको क्या करना है राजी? जैसे 1 अप्रैल से 30 अप्रैल अगर मैं बात करूं, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आपको डीआरआई क्या करनी है? क्रिएट कर देनी है। यहां तक ठीक है? अब आगे देखो, जब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, जब मेरे बच्चे आप डीआरआई क्रिएट करोगे, जब आप क्या करोगे? डीआरआई क्रिएट करोगे, तो वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट करोगे? कहाँ लगाओगे? है ना, वो पैसे की लॉटरी टिकट तो खरीद नहीं लोगे, वो पैसा कहाँ लगाओगे? या तो बैंक में डिपॉजिट कर दोगे, शेड्यूल बैंक्स में, या तो मेरे बच्चे सिक्योरिटीज, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो खरीद लोगे, या कुछ ऐसी सिक्योरिटीज है जो ट्रस्ट एक्ट में स्पेसिफाइड है उनमें पैसा लगाओगे, या कुछ ऐसे बॉन्ड्स है जो ट्रस्ट एक्ट में स्पेसिफाइड है वहां पैसा लगाओगे। मतलब मेरे बच्चे जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे वो स्टॉक मार्केट में नहीं करोगे, हर जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, 4 जगह इन्वेस्टमेंट करोगे। या तो डिपॉजिट विद बैंक रजे, या डिपॉजिट विद बैंक, या सिक्योरिटी ऑफ सीजी और एसजी, तीसरा सिक्योरिटी मेंशन्ड इन इंडियन ट्रस्ट एक्ट, और फोर्थ मेरे बच्चे बॉन्ड्स। फोर्थ क्या हो गया राजे? यहां बॉन्ड्स। यहां तक क्लियर है? अच्छे से एक बार पढ़ लो ये सिक्योरिटी, बिल्कुल सिक्योरिटी, बिल्कुल मेरे बच्चे। हाँ जी राजे, एफडी, हाँ जी। मेरे बच्चे यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट सिर्फ इस, हमारा पॉइंट सिर्फ इतना है कि आपको कंपनी को पैसा देना है, आपको मतलब डिबेंचर होल्डर को पैसा देना है, तो आप इन्वेस्ट कर दो, हो सकता है वहां से अच्छे रिटर्न आ जाए, सो दैट कि आप पैसा दे पाओ आराम से। हाँ हाँ, 25 हाँ हाँ, मतलब अगर अनलिस्टेड है तो 25, लिस्टेड है तो 15, और बाकी दूसरी हो तो कोई नहीं। हाँ जी, यूट्यूब वालों बच्चों आपको समझ आ रहा है? इसके बाद मेरे बच्चे मैं इसका एक एग्जाम्पल भी दे देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लैरिटी आ जाए, ठीक है? एक बार आप ये पढ़ लीजिए अच्छे से।
हाँ जी बिल्कुल, अभी मेरे बच्चे अभी आ जाता है, डीआरआई पे अभी एग्जाम्पल आ जाता है। नहीं नहीं मेरे बच्चे, पर ईयर 10 नहीं करना, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई हुई है। आप पर ईयर 10 नहीं करना, आपको सिर्फ 10%। अब इधर देखो, चलो एक एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। इधर देखो, सपोज मेरे बच्चे, बहुत सारे बच्चे समझते हैं पर ईयर 10, बच्चे पर ईयर 10 नहीं है, टोटल 10 है वो, ध्यान से, पर ईयर 10 नहीं है, टोटल 10 है। अब एग्जाम्पल देखो, सपोज करो रजे, मैंने 2022 में मेरे डिबेंचर इशू किए हैं 10 करोड़ के। कितने इशू किए हैं? अब मैं अगर देखो, अगर मैं लिस्टेड कंपनी हूं, डीआरआर क्रिएट करना है, डीआरआर क्रिएट करना है, लिस्टेड कंपनी हूं नहीं, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हूं, डीआरआर क्रिएट करना है, इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हूं, डीआर क्रिएट करना है, एनबीएफसी हूं, डीआरआर क्रिएट करना है, नहीं करना। अब मैं अनलिस्टेड कंपनी हूं, अब मैं सपोज करो मेरे बच्चे 2022 में मैं 10 करोड़ इशू कर रही हूं डिबेंचर, 2025 में मेरे को वो रिडीम करने हैं, ठीक है। अगर मैं यहां लिख दूं 2035, तो 2035 लिख सकती हूं? लिख ही नहीं सकती, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लिमिट 10 साल है। 2025 लिख सकती हूं टिशा, आंखें बंद हो रही हैं, ठीक है। अब देखो, अब वो कह रहे भाई जब तू रिडीम करेगा ना, उस टाइम तेरे अकाउंट में 10% होना चाहिए। मैंने क्या किया, 2022 में ही 10 करोड़ डाल दिया। 10 करोड़ का 10% कितना बचेगा? 1 करोड़। मैंने 2022 में भी 1 करोड़ डाल दिया, डीआरआर क्रिएट किया और 1 डाल दिया। 2023 में नहीं कुछ डाला, 2024 में भी नहीं डाला, तो 25 में तक तो है ना 1 करोड़, बहुत है। या 2022 में नहीं डाला, 23 में भी नहीं डाला, एंड से पहले डाल दिया, बहुत है। वो क्या कह रहे हैं, जिस साल तुम्हारा मैच्योर हो रही है ना डिबेंचर, उस साल तुम्हारे पास डीआरआर में 10% होना चाहिए। चाहे तुम पूरे साल में आधा आधा करके डालो, चाहे तुम पूरे साल का एक बार में डालो, जैसे मर्जी करो। क्योंकि मेरे बच्चे, एक मिनट थोड़ा सा सोच के देखो, अगर यहाँ पे 100% की लिमिट आ जाती, देखो एक तो हमने सिक्योरिटी भी दे रखी है, ऊपर से डीआरआर भी क्रिएट करे 100%, ऊपर से हम डीआरआई भी करे 15%, तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा। उतने तो पैसे लिए नहीं जितना हम दे रहे हैं, सिक्योरिटी भी ब्लॉक है, ठीक है, डीआरआर में अमाउंट भी ब्लॉक कर रहे हैं, भाई इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो, पागल हो क्या? कैसी बातें कर रहे हो? हाँ या ना? छोटी बची हो क्या? ऐसी बोलता है ना वो, जो भी है। हाँ जी बोलो बच्चे, आवाज नहीं प्लीज, आवाज नहीं। हाँ जी, हाँ हाँ, एनुअली बेसिस पे जाता है। उसका नहीं है मेरे बच्चे, उसका नहीं है कि इंटरेस्ट है, वो तो आप नॉर्मली वैसे ही क्रेडिट करते रहोगे अकाउंट्स में। मैम 10 से रिडीम करेंगे, बाकी मेरे बच्चे 90 के पैसे होंगे ना तुम्हारे पास, बताओ। इधर देखो मेरे बच्चे, एक मिनट मुझे जरा एक बताओ, क्या जरूरी थोड़ी है बच्चे, तुम्हारे कंपनी ने पैसे लिए, कंपनी ने डिबेंचर से 100 करोड़ रुपए उठाया, कि कंपनी ने उससे काम नहीं किया होगा, पैसे नहीं कमाए होंगे, तो 90 तो तुम्हारे पास होने चाहिए ना। ध्यान से देखो, 90 तो तुम्हारे पास होने चाहिए ना। फिर मतलब तुम्हारे पास सिक्योरिटी भी तो पड़ी है रजे, तुम्हारे पास सिक्योरिटी भी तो पड़ी है, तो पैसे तो यार तुम्हारे पास होनी चाहिए ना। ये सुनो, ये तो एक बहुत ही बेसिक चीज है रजे। हम्म, हाँ 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 हाँ, डीआरआई भी बनाना है। अब देखो, डीआरआर का प्रोविजन क्लियर। अब सपोज करो 31 मार्च, हाँ जी, हाँ हाँ हर केस में 31 मार्च 2025 को रिडीम करना है। डीआरआर तो क्लियर। डीआरआई कब क्रिएट करना है? 1 अप्रैल 2024 से 30 अप्रैल 2024 तक मुझे डीआरआई क्रिएट करना है। मतलब डीआरआई में क्या करना है, 15% जो इसका है, यानी 1.5 करोड़ इन्वेस्ट करना है। कहां इन्वेस्ट करना है? 4 में, या तो एफडी करा दो, या तो सीजीएसजी की सिक्योरिटी, या तो वो सिक्योरिटीज जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट ने डिफाइन किया, या वो बॉन्ड जो इंडियन डीआरआई और डीआरआर। क्या क्रिस्टल क्लियर है मेरे बच्चे? अब भी कोई कंफ्यूजन इसमें? इतना अगर तुम एग्जाम में लिखाओगे, मोर 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 देन सफिशिएंट है। बस बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है, बस मेरे बच्चे, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि 10% हर साल करना है। 10% हर साल नहीं करना, उवासिया नहीं लो, उठ जाओ, एक बार करना है, समझ रहे? और 15% हर साल करना है? नो। 15% कब करना है भाई? जब आपकी मैच्योरिटी, जिस साल मैच्योरिटी है ना, जैसे ही वो साल शुरू हुआ उसके 30 दिन में कर दो। मतलब 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक करके काम खत्म करो। कहां कहां इन्वेस्ट करोगे? बात खत्म। कौन कौन सी कंपनी को डीआरआर मेंटेन करना है? सिर्फ अनलिस्टेड को। यार कितना इजी है, सिर्फ अनलिस्टेड को। डीआरआई किसको करना है? सिर्फ अनलिस्टेड को। यार
कौन कौन सी कंपनी को डीआरआर मेंटेन नहीं करना? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लिस्टेड कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस। जैसे जैसे मर्जी करो, आपकी इच्छा है। मेरे बच्चे होते हैं कि 2025 जब 2025 स्टार्ट हो तब आपके पास पैसा हो, राइट? उसमें 2012 से 22 से लेकर कब, नहीं नहीं मेरे बच्चे, 22 से लेकर 24 तक का टाइम है ना आपके पास। स्टार्ट होने से पहले नहीं ना, वो स्टार्ट हो रहे तब होना चाहिए। पर हाँ हाँ, जब मैच्योरिटी पीरियड का फाइनेंशियल ईयर है जी, फाइनेंशियल ईयर, समझ गए? आपके पास पैसा होना चाहिए, मतलब जिस ईयर में आपने रिडीम करना है तब उस ईयर में पैसा हो आपके पास। और डीआरआई चलो एक बार दोबारा से बताते हैं, दोबारा से बताते हैं। मेरे को बताओ रजी, जब हम बात करते हैं डीआरआर की, अच्छा डीआरआई बोला, डीआरआई डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। मेरे बच्चे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व तो आपको बनाना ही बनाना है, साथ में क्या 15% की इन्वेस्टमेंट भी करनी है? बिल्कुल करनी है। किन कंपनीज को डीआरआई मेंटेन करना है? वो कंपनीज जो डीआरआर बना रही है, यानी अनलिस्टेड कंपनीज और लिस्टेड कंपनीज, इन कंपनी को डीआरआई मेंटेन करना है। कि ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डीआरआई बनाना है? नहीं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को नहीं, पर कोई एनबीएफसी जो लिस्टेड है क्या उसको डीआरआई बनाना है? बिल्कुल बनाना है। मतलब लिस्टेड कंपनीज रजे और अनलिस्टेड कंपनीज को आपका डीआरआई बनाना है। कितना बनेगा? 15%। अब मेरे बच्चे 15% इन्वेस्ट करोगे, कहां इन्वेस्ट करोगे? या तो एफडी में इन्वेस्ट करोगे, या गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करोगे, या जो ट्रस्ट, इंडियन ट्रस्ट एक्ट में जो बॉन्ड्स डिफाइन है, जो सिक्योरिटीज डिफाइन है, उसमें करोगे। अब मेरे बच्चे ये 15% की इन्वेस्टमेंट कब करनी है? ये 15% की इन्वेस्टमेंट कब करनी है? जिस साल तुम्हारा रिडम्पशन हो रहा है, जब वो साल स्टार्ट हुआ है उसके 30 दिन के अंदर। जिस साल तुम्हारा रिडम्पशन हो रहा है, जब वो साल स्टार्ट हुआ है उसके 30 दिन के अंदर, मैं बोलूं हमेशा ये डेट 1 अप्रैल से 30 अप्रैल ही आएगी, हमेशा ये डेट राजे 1 अप्रैल से 30 अप्रैल ही आएगी, उसमें राजे हमें डीआरआई क्रिएट। क्या समझ आ गया? हाँ जी राजे, 30 मेरे बच्चे 30 दिन मेरे बच्चे, ठीक है। हैंगओवर हो गया? चलिए एक बार पढ़ लिया मेरे बच्चे आप लोगों ने, डीआरआर डीआरआई पढ़ लिया, कोई कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं। आगे चले। यूट्यूब वाले मैम सीआरआर से, हाँ जी बिल्कुल, तुषार हाँ जी। मेरे बच्चे ये लाइव एट होम वाले बच्चे भी एक बार प्लीज मुझे बता दीजिए, ये सेंड मी योर फेवरेट इमोजी यार, अगर हो गया सेंड मी योर फेवरेट इमोजी। क्या पूछना मुझसे? पूछो बच्चे, मैं हूं ना, टेंशन क्यों ले रहे हो फिर? अभी मैं जिंदा हूं। चलो चलिए राजू, चलिए बस 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 बस। चलो मेरे बच्चे एक बार स्टार्टिंग से देख लें हमारा कितना रह गया, कितना हुआ है। बच्चे फोन चलाना बंद हो सकता है तो कर दें। अच्छा नोट्स, हाँ बस इधर देखिए राजे, 70 हो गया हमारा, ठीक है। जब फिर 71 में आए मेरे बच्चे, हमने हमारा ये हो गया कि डिबेंचर सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड वाला, उसके बाद क्रिएशन ऑफ चार्ज वाली सारी बात हो चुकी है मेरे बच्चे, उसके बाद डिबेंचर ट्रस्टी की सारी बातें हो गई है, यस और नो। उसके बाद डिबेंचर्स यहां तक हो गया, एक्सीडिंग 500 वाला, ये सब चीज लिखवा भी दिया। टाइम पीरियड हो गया 10 और 30 साल। डिबेंचर ट्रस्टी के बारे में आई गेस हमने सारी बातें कर ली हैं, कैजुअल वैकेंसी, रिमूवल, रेजिग्नेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, मीटिंग के बारे में बात कर लिया, वो एनसीएलटी के पास कब जाएगा, ये बात होगी, यस और नो। अब एक चीज रहती है हमारे बच्चे, डिबेंचर ट्रस्ट डीड, इसमें कुछ कट करना है, मैं आपको बता देती हूँ क्या कट करना है, ठीक है। ध्यान से रहे, डिबेंचर ट्रस्ट डीड किसके बीच में एग्जीक्यूट होगी? आपकी कंपनी और डिबेंचर ट्रस्टी के बीच में। डिबेंचर ट्रस्ट डीड किसके बीच में एग्जीक्यूट होगी? डिबेंचर होल्डर उसके ट्रस्टी के बीच में। ये आप ये लाइन काट देना, ये आप काट देना, ठीक है, ये लाइन कट कर देना जब नोट्स बनाएंगे। ध्यान से देखिए मेरे बच्चे, डिबेंचर ट्रस्ट डीड किसके बीच में एग्जीक्यूट होगी रजे? डिबेंचर होल्डर, सॉरी कंपनी के बीच में और डिबेंचर ट्रस्टी के बीच में, बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं ना। डिबेंचर ट्रस्ट डीड वो बनेगी ना रजे, डिबेंचर ट्रस्ट डीड किसके बीच में साइन होगी? कंपनी के बीच में और डिबेंचर ट्रस्टी के बीच में। फॉर्म SH12। ध्यान से देखिए, ये जो डिबेंचर ट्रस्ट डीड रहेगी ना, ये ओपन फॉर इंस्पेक्शन रहेगी। क्या रहेगी रजे?
ओपन फॉर इंस्पेक्शन। मतलब कोई भी मेंबर और कोई भी पर्सन अगर कंपनी को कहता है कि कंपनी अपनी डिबेंचर ट्रस्ट डीड प्लीज हमें दिखा सकते हैं, कंपनी कहेगी फॉर श्योर, बस 7 दिन रुको। कितने दिन रचे? 7, 7, इट्स 7 ब्रो, 7 डेज रुको, और 7 डेज के बाद हाँ दिखाओ। मेरे बच्चे यहाँ पे ये है कि जब से देखो वो ये कह रहा है यहाँ ना गलत, देखो इश्यू ऑफ डिबेंचर हुए ना, इश्यू ऑफ डिबेंचर से अलॉटमेंट 7 दिन में हो जाती है ना। ये तो देखो जब आप शेयर इशू करते हो या जब आप डिबेंचर इशू करते हो, अलॉटमेंट तो 60 दिन के अंदर करनी होती है ना। वो वाली सिचुएशन है ये, वो वाली सिचुएशन है ये नहीं है। ध्यान से एक मिनट, इधर इसको पकड़ो, मैं बताती हूँ, ध्यान से देखो, इधर देखो मेरे बच्चे, आवाज नहीं, देखो अलॉटमेंट हमें 60 दिन के अंदर करनी होती है ना रजे, अलॉटमेंट हमें कहाँ करनी होती है? 60 दिन के अंदर। मेरे बच्चे यहाँ इस पॉइंट की रेलिवेंसी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे आपकी क्या हो रही है? ट्रस्ट डीड साइन हो रही है कंपनी और डिबेंचर ट्रस्टी के बीच में, कंपनी और डिबेंचर ट्रस्टी के बीच में डीड साइन हो गई। वहां फिर आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया रजी, फिर प्रोस्पेक्टस जब आपने इशू किया तो उसके 60 दिन के अंदर, जब आपके पास 60 दिन के अंदर अलॉटमेंट करनी है ना रजी आपको, वो चीज है, वो चीज यहाँ पे नहीं जा रही थी। ठीक है, अब इधर देखो रजे, अब इधर देखो, अब कंपनी क्या होगा रजे? कंपनी क्या, कोई भी पर्सन इंस्पेक्ट कर सकता है। अब मेरे बच्चे कंपनी उस पर्सन को क्या कर देगी? ट्रस्ट डीड दे देगी और उससे कुछ फीस ले लेगी। कितने दिन के अंदर रजे? 7 दिन के अंदर कंपनी को उस बंदे को आपको ट्रस्ट डीड देनी है कि तू देख ले, तू संतुष्ट हो जा। समझ गए मेरे बच्चे? समझ गए हाँ या ना? ये आपका पूरा मेरे बच्चे था डिबेंचर्स। ये आई गेस हमने बहुत टाइम लगाया था इसे, है ना, 2-3 क्लासेस लगी थी हमारी डिबेंचर्स पे, इतनी तो लगी थी, है ना, 2-3 क्लासेस लगी थी, बट हमने आई गेस कितने टाइम में क्लियर, अभी हमारा 1 घंटा 10 मिनट हुए क्लास शुरू हुई को। अभी हमने कहा 1:11 पे 11:11 पे क्लास स्टार्ट की थी हमने, हाँ या ना? 11:11 पे, हाँ तो बस अभी 21 भी नहीं हुए, चल 11:25 अच्छा, बहुत ही बच्चे, वैसे इस बात का कोई मतलब नहीं बना, पर ठीक है हंस लो आप। चलो चलो कोई बात, यहां तक ठीक है। एक बार रजे पढ़ लीजिए, मैं एक बार दोबारा कह रही हूँ कि जितना रिवीजन के अकॉर्डिंग हो सकता है उस अकॉर्डिंग से मैं आपको बहुत ज्यादा करवा रही हूँ, बट हाँ वो रेगुलर क्लास वाला कंटेंट तो एट एनी कॉस्ट हम कवर कर ही नहीं सकते, कितना भी ट्राई कर लें, समझ रहे हैं? बट रिवीजन के अकॉर्डिंग इट्स लाइक अ प्रॉपर, मतलब बहुत सही है जो आप कर रहे हैं, बस आप यही करते रहिए। हाँ जी, एक बार अजय पढ़ लो। मेरे बच्चे इधर देखो, सपोज आप कंपनी के डिबेंचर ट्रस्टी हो, राइट? आपने कंपनी के साथ डिबेंचर ट्रस्ट डीड साइन की SH12 में। अब एज अ मेंबर मुझे वो ट्रस्ट डीड देखनी है कि भाई आपने जो ट्रस्ट डीड साइन की है वो तो मैं कंपनी को बोलूंगी कि मेरे को ट्रस्ट डीड दो, तो कंपनी विद इन 7 डेज मेरे को रिप्लाई बैक करेगी, मतलब ट्रस्ट डीड देगी। हाँ हाँ हाँ, रिवाइज कर लो ना लायक। हाँ जी रजे, क्योंकि रजे उन DRR से, बिकॉज क्या होता है कि उनके ऊपर सेबी की रेगुलेशंस लगती हैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा, तो इस वजह से उनको DRR से एग्जम्प्ट कर रखा है। और DRI में इसलिए है क्योंकि देखो अगर आप DRI देखो तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही तो इन्वेस्ट हो रहा है, गवर्नमेंट का ही तो फायदा है, तो इसलिए DRI में दे रखा है। अब आप देखो ना, ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या आपकी लिस्टेड कंपनीज है, उनके ऊपर तो ऑलरेडी इतने कंप्लाइंसेस है, ऑलरेडी उनका RBI ने खून चूस रखा है, जो आपकी मतलब इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उनके लिए ये सब रिक्वायरमेंट्स नहीं है कि आपके ऊपर ऑलरेडी रेगुलेशंस बहुत है। क्या समझ आ गया तुम्हें? क्या हम तुम्हें आ गया समझ? पक्का पक्का? चेहरे खिलखिलाते हुए तो नहीं दिख रहे, मुरझाए हुए चेहरे दिख रहे हैं मुझे तुम्हारे, मुरझाए हुए हैं? अच्छा, तुम नहीं नहीं अभी कर रहे हैं, सेक्शन 72 भी आज करेंगे। मतलब कौन सा चैप्टर? शेयर कैपिटल? अरे हाँ वो तो पढ़ा, डिबेंचर तो खत्म हो गया ना। एक्सीडिंग 500 वाला, एक्सीडिंग 500 जरूर बता देते हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। एक्सीडिंग 500 वाला, एक मिनट मेरे बच्चे प्लीज, डाउट आ रहा है तो आई गेस सॉल्व करना बेटर रहता है। एक्सीडिंग 500 वाला मेरे बच्चे क्या बात है? डिबेंचर ट्रस्टी आपको 3 केसेस में अपॉइंट करना है। पहला केस
जब तुम सिक्योर्ड डिबेंचर इशू कर रहे हो। दूसरा केस जब तुम पब्लिक ऑफर लेकर आ रहे हो। तीसरा केस जब तुम अपने एग्जिस्टिंग मेंबर को इशू कर रहे हो और वो कितने से ज्यादा है बेबी, 500 से ज्यादा। ठीक है, डन। हाँ जी रजे, प्राइवेट प्लेसमेंट रजे, प्राइवेट प्लेसमेंट पीपी, कोई बात नहीं, कोई बात बहुत पी। ठीक है मेरे बच्चे, प्लीज ऐसे ऐसे नहीं करो, गलत वो यार वो आता है ना छोटे बच्चों के लाइटों वाले, वो डाल के आना कल से, छन छन करना। चलो आगे चले राजे, चलो 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 यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत। 70 हो गया हमारा, 71 भी होगा। 72 स्टार्ट करें। हैं 72 कौन कह रहा है ही नहीं, तो 72 करेंगे तो सही ना। अच्छा नोट्स में है ही नहीं, बच गए तुम, बच गए तुम। चलो आज मेरे बच्चे इतना ही करते हैं। होप आज की क्लास दिमाग में क्लियर है, से क्लियर है? हाँ ओके मेरे बच्चे, बाय 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 बाय। चलो लंच वगैरह कर लो, ठीक है, और मतलब टून मत हो जाना लंच करके, ठीक है, होश में रहना।